विराट और बेला कार में बैठे थे। विराट थोड़ा होशियारी मारते हुए स्टाइल से कार ड्राइव कर रहा था और बेला को सब समझ आ रहा था। वो उसको कब से मुंह बिगाड़ते हुए देख रही थी। विराट मुस्कुरा रहा था, पता नहीं क्यों उसे बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों आगे बढ़ रहे थे, तभी एक जंप आया। विराट की गाड़ी उछली, बेला भी हिली। बेला को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ओ अंकल, अपनी होशियारी कहीं और छाड़ना, समझे? तरीके से ड्राइव करो, देखो मेरे पेट में दर्द हो गया। विराट ने कहा, होए नकचड़ी, कितने में दर्द हो गया तुम्हें, नाटकबाज। बेला ने कहा, मैं एक लड़की हूँ। विराट ने कहा, मुझे क्या पता। बेला ने कहा, चुप रहो। विराट मुस्कुराता हुआ ड्राइव कर रहा था। उसका दिल अंदर ही अंदर खुश हो गया था बेला के साथ से। काफी देर चुप रहने के बाद विराट बोला, तुमसे एक सवाल पूछूं? बेला ने कहा, नहीं। विराट ने कहा, अजीब लड़की, मैं तो पूछूंगा। बेला बोली, पूछो। विराट ने कहा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? बेला ने उसकी तरफ बड़ी अजीब नजरों से देखा और बोली, तुम्हें उससे क्या अंकल? विराट बोला, जितना पूछा उतना जवाब दो, है या नहीं? बेला ने झूठ बोला, हाँ है। विराट ने कहा, अब नहीं रहेगा। बेला बोली, क्या मतलब? जल्द समझ जाओगी मिर्ची। अंकल कहीं का। सच में है क्या बीएफ? बेला को हंसी आ गई। उसने अपना मुंह छुपाया और मुस्कुराने लगी और बोली, हाँ है, पिछले 5 महीने से है। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। बेला उसकी हरकतें देख रही थी। उसे भी मन हुआ कि इसे और चढ़ाया जाए। बेला बोली, काफी हैंडसम है, लंबा सा है, मुझे अपनी स्वीटी बोलता है। विराट को अब बहुत गुस्सा आया। उसने स्टीयरिंग पर जोर से अपना हाथ मार दिया। बेला हैरान हो गई उसकी हरकतों से और सवालिया नजरों से विराट को देखने लगी, जिसकी आंखों में गुस्सा था और वो ड्राइव कर रहा था। बेला विराट के सुंदर से चेहरे को देखकर बोली, वो इतना सुंदर है कि उसे देखकर मन ही नहीं भरता, जी चाहता है कि उसे देखती रहूं। विराट का गुस्सा बढ़ रहा था। उसने गुस्से से बेला की तरफ देखा और गाड़ी रोक दी। बेला उसको देखने लगी। विराट बोला, मेरी गाड़ी से उतर जाओ और अपने उस पीएफ के साथ आना कॉलेज। बेला को कुछ समझ नहीं आया, पर उसे बुरा लगा विराट का यूं से नीचे उतरना। बेला ने गुस्से में गेट खोला और नीचे उतर गई और बिना मुड़े आगे बढ़ गई। गुस्से और दुख के भाव से वो आगे बढ़ती जा रही थी। विराट उसको जाते हुए देख रहा था। उसको और गुस्सा आया। वो गाड़ी से उतरा और बेला की तरफ बढ़ने लगा। उसने एक झटके से उसका हाथ पकड़ा, उसे खींचकर कार की तरफ ले आया। बेला गुस्से से उसे देख रही थी। विराट ने बेला को कार से सटा दिया और उसकी बाजुओं को पकड़कर बोला, दूर रहना हर लड़की से, क्योंकि अब विराट शेखावत आ चुका है, समझी? बेला ने उसको धक्का मारा और बोली, तुम कोई बड़े नेता हो या कोई सेलिब्रिटी हो जो इतनी होशियारी झाड़ रहे हो? विराट ने उसकी आंखों में देखकर कहा, एक दिन सब बन जाऊंगा तुम्हारा, तब देखता हूँ कहाँ जाती है ये अकड़। बेला उसके और पास आई। उसने उसकी कॉलर पकड़ लिया और बोली, जिस दिन बन गए ना, तब देखना, अब ये होशियारी अपने पास रखो अंकल। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी उनके पास से एक गाड़ी हॉर्न प्रेस करती हुई गुजरी। दोनों को होश आया कि वो दोनों एक दूसरे के कितने करीब खड़े थे। बेला को काफी असहज महसूस हुआ और वो थोड़ा दूर हो गई। विराट ने उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बैठा दिया। बेला किसी बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बैठ गई। विराट के सीने में दर्द हो रहा था, जिसका कारण उसे नहीं पता था। उसको इस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद दोनों कॉलेज पहुंच गए। पूरे रास्ते दोनों शांत रहे। बेला को पता था विराट उसकी बीएफ वाली बात पर गुस्सा है। विराट ने कॉलेज के गेट के आगे गाड़ी को रोका। बेला उतरी। विराट सामने देखता रहा। बेला घूमकर विराट की साइड वाली खिड़की के पास आई और शरारत से बोली, उम्र क्या है तुम्हारी अंकल? विराट कुछ नहीं बोला और आगे देखता रहा। बेला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कार की खिड़की पर हाथ रखा और बोली, बोलो ना, कितने साल के हो? विराट ने कहा, 50 साल का। बेला ने कहा, सच में अंकल निकले तुम तो? मैंने तो सोचा था कोई जवान सा बंदा होगा, 25-30 साल का। विराट कुछ नहीं बोला और गुस्से में आगे देखता रहा। बेला को पता नहीं क्यों वो इस तरह बड़ा प्यारा लग रहा था। बेला उसके कान के पास गई और धीरे से बोली, मिस्टर शेखावत, कभी कभी मजाक भी समझ लिया कीजिए। इतना बोलकर बेला झट से वहां से भाग गई। विराट झट से मुड़ा, पर तब तक वो दूर भाग गई थी। विराट के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपने बालों में हाथ फेरने लगा। मतलब बेला का बीएफ नहीं है। विराट खुश हो गया और भागती हुई बेला को देख रहा था। बेला पलटी और जीभ निकालकर उसे चढ़ाकर भाग गई। विराट तो खो गया आज उसमें। पता नहीं क्या हो गया उसे आज। कुछ कर गई ये लड़की। आज कुछ तो ऐसा बहुत अलग है और पहली बार है। विराट और बेला की मस्ती भरी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उधर निधि और अक्ष खामोश खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। अक्ष ने धूप को उसके चेहरे पर आने से रोक दिया और उसके चेहरे को पकड़कर खड़ा हो गया। तेज हवा चलने लगी। एक तिनका उड़कर निधि की कोमल आंखों में घुस गया। निधि की आंखें फड़फड़ाने लगी। उसकी तरफ अक्ष से देखी नहीं गई। निधि की एक आंख में जलन होने लगी। उसने अपना चेहरा छुड़वाया और आंखों को मसलने लगी, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। अक्ष से देखा नहीं गया। उसने उसके हाथ नीचे किए और उसे अपनी कार में ले जाकर पीछे वाली सीट पर बैठा दिया और खुद उसके पास बैठ गया। निधि फिर से आंखें मसलने लगी। अक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, डोंट डू दिस, रिएक्शन हो जाएगा। निधि रुक गई और चुपचाप एक आंख से अक्ष को देखने लगी। अक्ष उसके करीब आया तो निधि पीछे खिसक गई। अक्ष ने उसे पकड़कर पास में किया और अपने होठों को मोड़कर उसकी आंखों में फूंक मारने लगा। उसके मुंह से निकली ठंडी फूंक निधि को सुकून पहुंचा रही थी। निधि ने देखा अक्ष की आंखें साफ नहीं दिख रही थी तो उसको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका चश्मा उतारकर साइड में रख दिया। अक्ष ने उसको अजीब नजरों से देखा। निधि ने अपनी आंखें झुका ली। अक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अक्ष ने उसके चेहरे को पकड़कर उसकी आंखों में फूंक मारी। थोड़ी देर बाद उसने एक मेडिकल बॉक्स निकाला और उसमें से एक कॉटन बॉल को गीला करके निधि की आंखों में घुमाया। तिनका तुरंत बाहर आ गया। अब जाकर निधि को आराम मिला। उसकी एक आंख लाल हो चुकी थी। अक्ष उससे दूर हुआ और उसकी बुरी आंखों में देखकर बोला, हर कोई खता करना चाहता है इनके साथ, पर सबको पता नहीं है कि इनका मालिक, इनका एकमात्र मालिक दुनिया का सबसे बड़ा बेरहम और खूंखार इंसान है जो इन्हें किसी और का होने नहीं देगा। निधि के तो सर के ऊपर से गई ये बात। उसको मतलब जानना था, पर कैसे पूछे, क्योंकि उसकी तो बोलती बंद हो जाती है अक्ष के सामने। फिर भी उसने हिम्मत की और नीचे नजरें झुकाकर बोली, मिस्टर राजपूत। अक्ष उसके झुके चेहरे को देख रहा था और बोला, निधि ने कहा, आपने जो अभी कहा उसका क्या मतलब था? मुझे आपकी कुछ बातें समझ नहीं आती। अक्ष के चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई और वो बोला, जिस दिन समझ आएंगी ना, तब तक मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ और तुम्हें खबर भी नहीं चलेगी। निधि गहरी सोच में गुम हो गई और अक्ष कार से बाहर निकल गया। निधि अपनी सोच में गुम अंदर बैठी रही। अक्ष ने उसके सामने चुटकी बजाई, तब जाकर वो होश में आई और झट से कार से उतर गई। बाहर आकर निधि अक्ष के सामने खड़ी हो गई और बोली, थैंक यू। अक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे देखता रहा। निधि ने कहा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर निधि वहां से जाने लगी। निधि वापस जाकर एक तरफ खड़ी हो गई और कैब का वेट करने लगी। निधि घड़ी को देखकर गुस्से से बोली, नहीं मतलब हद है, अभी तक नहीं आया ये कैब वाला, मन कर रहा है इसका मुंह तोड़ दो। अक्ष कार से टेक लगाकर खड़ा होकर निधि के गुस्से को, उसके हाव भाव को गौर से देख रहा था। ये लड़की हर बीतते पल के साथ उसके जिस्म में उतर रही थी और काबू करने लगी थी इस माफिया को, जिसके काबू में पूरा क्राइम वर्ल्ड था। क्राइम की दुनिया का बादशाह एक मामूली लड़की के आगे पीछे घूम रहा है। कुछ तो खास है इसमें। अक्ष का आकर्षक चेहरा उस खूबसूरत मलिका को देख रहा था।
अक्ष के हाथ कोट में रखे अपने खंजर पर कस गए। अक्ष बोला, देखा तूने मेरी मलिका के तेवर, किसी की जान लेने के लिए काफी है। देखना तेरे इस बेरहम का तो हाल खराब कर ही दिया है, अब जल्दी ही तुझ पर भी अपना काबू करने आ रही है। काफी देर तक वहीं खड़े रहने से निधि को गुस्सा आने लगा था। उसने अपना पैर जोर से जमीन पर पटका। उसके बाल बाहर बाहर उठकर चेहरे पर आ रहे थे। निधि इरिटेट हो गई थी। उसने एक जोर का झटका मारा और बालों को पीछे किया। ये नजारा देखकर माफिया बॉस की धड़कनें उनके काबू में नहीं रही। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रख दिया। अब उससे रहा नहीं गया और वो निधि की तरफ बढ़ने लगा। अक्ष निधि के एकदम पीछे जाकर खड़ा हो गया। निधि के लंबे बाल उठकर अक्ष के चेहरे पर आ रहे थे। बालों में से आती महक अक्ष को उनका दीवाना बना रही थी। अक्ष की आंखें बंद हो गई और उस खुशबू को वो अपने अंदर लेने लगा। निधि को फिर से वही एहसास हुआ कि कोई उसके बेहद करीब खड़ा है। वो पलटी तो अक्ष ने उसे पलटने नहीं दिया और उसके बालों की महक लेने लगा। अक्ष ने पीछे से उसकी बाजू को पकड़ा हुआ था। निधि पहचान गई कि उसके पीछे अक्ष ही खड़ा है। निधि बोली, मिस्टर राजपूत, आप क्या कर रहे हैं? अक्ष बोला, हर एक महक को अपने अंदर उतार रहा हूं ताकि करोड़ों की भीड़ में भी तुम्हें पहचान लूं। निधि तुरंत उसकी तरफ मुड़ी और बोली, आपका क्या मतलब है? प्लीज मुझे समझाइए। अक्ष ने कहा, तुम्हें खुद समझना होगा क्योंकि अक्ष सिंह राजपूत किसी को कुछ समझाता नहीं है। निधि, मुझे भी नहीं। अचानक अक्ष को न जाने क्या हुआ कि वो गहरी सोच में खो गया और उसकी बोलती आंखों में देखने लगा। निधि ने कहा, बोलिए ना। अक्ष ने उसकी बाजू को पकड़ लिया और बोला, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है। निधि बोली, मैंने क्या किया है? प्लीज मुझे बताओ। अक्ष बोला, तुमने शांत पड़े समुद्र में सुनामी की लहरें उठा दी है और अब ये लहरें अपना किनारा ढूंढकर उसे अपने अंदर डुबाकर ही दम लेगी। निधि हैरानी से अक्ष को देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अक्ष की बातें बहुत गहरी थी। अक्ष की बात निधि को ना के बराबर समझ आई थी। वो बस कंफ्यूज होकर उसे देख रही थी। अक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और कार की तरफ ले जाने लगा तो निधि बोली, मेरी क्या आने वाली है? आज रात तक आ जाएगी। अक्ष थोड़ा रूखे स्वर में बोला। निधि ने अपना सर झुका दिया। बात तो सही है अक्ष की। अक्ष ने उसे ले जाकर अपनी कार की फ्रंट सीट पर बैठा दिया। खुद ड्राइविंग सीट पर वो बैठ गया और गाड़ी को कॉलेज की तरफ मोड़ दी। कार में एकदम शांति थी। निधि बाहर देख रही थी और माफिया बॉस ड्राइविंग पर ध्यान दे रहे थे। कुछ देर बाद कॉलेज आ गया। अक्ष ने गेट के सामने गाड़ी रोकी। निधि ने उसे देखकर कहा, थैंक यू मिस्टर राजपूत। अक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। निधि चुपचाप गाड़ी से उतर गई और सामने से चलकर कॉलेज के गेट तक पहुंच गई। अक्ष निधि को जाते हुए पीछे से देख रहा था। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। निधि के बाल उड़ रहे थे। हवा का झोंका निधि के शॉर्ट क्रॉप टॉप को भी हवा में उड़ा रहा था, जिसकी वजह से पीछे से निधि की गोरी कमर पूरी दिख रही थी। अक्ष की नजर उस पर पड़ी। वो गौर से देखने लगा। जैसे ही तेज हवा आती उसका टॉप ऊपर हो जाता और उसकी कमर खुली दिख रही थी। आसपास में काफी लड़के खड़े हुए थे। अक्ष ने उन सबको देखा और फिर निधि को। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने स्टीयरिंग पर जोर से अपना हाथ मारा। उसके अंदर का शैतान जाग उठा। वो गुस्से से गाड़ी से उतरा और जोर से गेट को बंद किया। दूर बैठा विराट ये सब देख रहा था। वो समझ गया कि अक्ष बहुत गुस्से में है और वो गुस्से में कुछ बहुत बुरा कर सकता है। इसलिए विराट तुरंत अपनी गाड़ी से उतरा और अक्ष की तरफ बढ़ने लगा। अक्ष गुस्से से उन लड़कों को देख रहा था जो निधि की कमर को देखकर लालच भरी हंसी हंस रहे थे। एक लड़का तो सीटी भी बजा रहा था और गंदे इशारे भी कर रहा था, पर निधि इन सबसे बेखबर थी। अक्ष गुस्से से आगे बढ़ा तभी विराट उसके और निधि के बीच में आ गया। उसको देखकर अक्ष को गुस्सा आया और वो बोला, जान प्यारी है तो मेरे और उसके बीच में आज के बाद मत आना। विराट ने कहा, आप दोनों के बीच में मैं तो क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती। बस आप शांत हो जाइए प्लीज भाई। अक्ष ने कहा, जस्ट स्टे अवे। विराट ने पीछे मुड़कर देखा कि कुछ लुच्चे निधि को देखकर गंदे तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। उनकी नजर उसकी कमर पर है। ये देखकर विराट ने तुरंत अपना सर झुका लिया और अक्ष की तरफ देखने लगा। विराट की नजर में निधि के लिए एक अलग सम्मान था। वो उसके बड़े भाई की अमानत है। जिंदगी है उसके बड़े भाई की। विराट को समझ में आया कि अक्ष अब वापस पुरानी यादों में खोया है। तभी उसको इतना गुस्सा आ रहा है उन लड़कों को देखकर। उन लड़कों को देखकर अक्ष को वो काला और गंदा अतीत याद आ गया और अब वो उन लड़कों को नहीं छोड़ेगा। विराट ने कहा, भाई उनकी गलती नहीं है, आंखें तो इन लुच्चों की खराब होती है। आप उन्हें कुछ मत कहिएगा। देखिए कितनी मासूमियत से जा रही है, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं है। अक्ष ने निधि को देखा। वो एक सीधी सी लड़की की तरह चुपचाप चलकर अंदर जा रही थी। किसी से कोई मतलब नहीं था। अक्ष थोड़ा शांत हुआ पर अचानक उसकी नजर फिर से निधि के टॉप पर गई जो उड़ रहा था और उसकी कमर दिख रही थी। पूरी दुनिया उस चीज को क्यों देखे जिसे देखने का हक सिर्फ अक्ष सिंह राजपूत को है। अक्ष ने अपनी मुट्ठियां कस ली और निधि की तरफ बढ़ने लगा। विराट उसे रोकने की कोशिश कर रहा था पर वो माफिया अपनी मर्जी का मालिक किसी की नहीं सुनता। अक्ष उसकी तरफ बढ़ता और रास्ते में उन लड़कों को आग भरी निगाहों से देखकर आगे बढ़ गया। अब जाकर सभी स्टूडेंट्स की नजर अक्ष सिंह राजपूत पर पड़ी। इतना बड़ा आदमी यूं उनके कॉलेज में चलकर आ रहा है। लड़कियां तो उसे देखकर घायल हो रही थी। सबकी नजर उस हैंडसम आदमी पर थी जिसकी निगाह उस लड़की पर थी जो अपनी धुन में आगे बढ़ रही थी। अक्ष के गार्ड्स अंदर आ चुके थे और चारों तरफ फैल चुके थे। अक्ष की सेफ्टी के लिए दोनों तरफ गार्ड्स और बीच में हमारा माफिया अपनी मलिका की तरफ गुस्से से बढ़ रहा था। निधि ने आजू बाजू देखा कि गार्ड्स खड़े हुए हैं सर झुकाकर, वो भी उसके आजू बाजू। पर क्यों? वो इमारत की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। उसने जैसे ही पीछे मुड़ना चाहा तभी सामने से बेला आई और निधि के पीछे का नजारा देखकर चौंक गई। निधि के पीछे अक्ष गुस्से में चला आ रहा था और चारों तरफ काले कपड़े पहने हुए गार्ड्स फैले हुए थे। बेला को देखकर निधि उसके पास जाने लगी। उसने देखा बेला हैरानी से पीछे देख रही थी तो निधि भी जैसे ही पीछे मुड़ने लगी अक्ष ने उसकी कमर को पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया। अचानक हुए हलचल से निधि हैरान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। बेला तो हैरान हो गई थी। ये सब देखकर उसकी नजर भाग कर आते हुए विराट पर गई जो उन्हीं तीनों की तरफ आ रहा था। निधि को अक्ष ने उसकी कमर से पकड़ा हुआ था और गुस्से से देख रहा था और निधि हैरानी से उसे देख रही थी। अक्ष ने उसकी कमर को दबाया। निधि की सिसकी निकल गई। बेला उसके पास आई और परेशान होकर उन दोनों को देखने लगी। विराट अक्ष के पास आया और बोला, भाई शांत हो जाइए, हम उनको हैंडल करते हैं, आप चलिए प्लीज। अक्ष किसी की नहीं सुन रहा था। वो बस निधि को गुस्से से देख रहा था। उसका हाथ उसकी कमर पर कसते जा रहे थे। निधि की आंखों में पानी आ गया और एक टक वो अक्ष को देख रही थी। अक्ष बहुत गुस्से में उसके पीछे आने लगा। उसके पीछे आने की वजह बहुत डरावनी थी जो विराट अच्छे से जानता था। अक्ष ने कहा, जान निकाल लूंगा उन कुत्तों की आज, पर क्या करूं, मेरी जान ने ही गलती कर दी। वो तीनों हैरानी से अक्ष को देख रहे थे। विराट को डर लग रहा था अक्ष के गुस्से से। बेला को निधि की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो अब तक डर चुकी थी, पर ऐसा कुछ नहीं था। निधि डर नहीं रही थी बल्कि उसे दुख हो रहा था अक्ष के बर्ताव से, इसलिए वो रोनी सूरत लिए उसे देख रही थी। बेला ने कहा, मिस्टर राजपूत क्या हुआ है? अक्ष कुछ नहीं बोला और निधि को और कसकर अपने से सटा दिया। दोनों का चेहरा एकदम करीब पहुंच गया। सांसें आपस में घुलने लगी। निधि की आंखों से एक पानी की बूंद टपककर उसके गालों से होते हुए नीचे उतर गई। हैवान अक्ष की नजर जब उस बूंद पर गई तो उसके हाथ निधि की कमर पर से ढीले हो गए। अक्ष का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। अक्ष ने उसकी कमर को छोड़ दिया। निधि अब रोने लगी थी और शिकायती लहजे में अक्ष को बोली, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। अक्ष के सीने में एक दर्द सा उठा। वो निधि को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे आया निधि पलटकर अंदर भाग गई। अक्ष उसको खुद से दूर जाते हुए देखकर अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसके सीने का दर्द वही जान सकता था। बेला भी निधि के पीछे भागी। विराट परेशानी से ये सब देख रहा था। अक्ष के सामने से निधि गायब हो चुकी थी जो उसको गवारा नहीं था। अक्ष पीछे मुड़ा।
अब तक सभी स्टूडेंट्स की भीड़ आ चुकी थी, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और ये निधि रोते हुए अंदर क्यों गई। सब लोग अक्ष के गुस्से वाले चेहरे को देख रहे थे। अक्ष किसी खूंखार शेर की तरह इमारत की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा और आंख भरी आंखों से सामने देखकर चल रहा था। विराट उसके पीछे पीछे चल रहा था। चलते हुए अक्ष की नजर उन लड़कों पर गई जो निधि के लिए गलत इशारे कर रहे थे। अक्ष ने उन्हें आग में जल रही आंखों से देखा। वो लड़के उसके भयानक चेहरे को देखकर डर गए। अक्ष गुस्से से आगे बढ़ गया और अपनी कार के पास चला गया। विराट ने गेट खोला और वो अंदर बैठ गया। अक्ष ने विराट को कुछ इशारा किया तो विराट ने हाँ में सर हिला दिया। ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और अक्ष वहां से चला गया। विराट वापस अंदर गया। सभी स्टूडेंट्स हैरानी से वहां खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। जब से सभी ने अक्ष का गुस्से वाला चेहरा देखा था, सब लोग थोड़ा सहम गए थे, क्योंकि यही आदमी अब उनकी कॉलेज का मालिक है। विराट अंदर आया और बोला, सब लोग अपनी अपनी क्लास में जाइए, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है जो भीड़ लगा रखी है। विराट की आवाज सुनकर सब लोग फटाफट वहां से जाने लगे। वो लड़के जिन्होंने निधि के लिए गलत इशारे किए थे वो भी वहां से जाने लगे तो विराट उनके सामने आ गया और बोला, अरे अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुमसे तो जरूरी काम है आज हमें। वो लड़के हड़बड़ा गए और वहां से जाने लगे तो गार्ड्स ने उन तीनों को पकड़ लिया और जबरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया। विराट भी गाड़ी में बैठ गया और वो गाड़ी आगे बढ़ गई। बेला अंदर कैंपस में निधि को ढूंढ रही थी पर वो मिली ही नहीं। बेला बाथरूम में चेक करने गई, उसको वहां भी निधि नहीं दिखी। बेला को उसकी फिक्र होने लगी। बेला को याद आया कि निधि जब भी उदास होती है तो कैंपस के पीछे वाली गार्डन में चली जाती है। बेला तुरंत दौड़कर वहां गई। उसने देखा निधि एक पेड़ के नीचे घुटनों में मुंह डालकर रो रही थी। बेला को उस पर बहुत प्यार आया और वो उसकी तरफ बढ़ गई। बेला उसके पास नीचे घास में बैठ गई और उसके माथे को सहलाने लगी। बेला ने कहा, क्या हुआ निधि, इतना क्यों रो रही है? निधि रोते हुए बोली, तू जा यहाँ से, मुझे गुस्सा आ रहा है अभी। बेला ने कहा, मेरे सामने देख। अरे देख ना मेरी जान। बेला ने निधि के सर को ऊपर उठाया और देखा कि पूरा मुंह रो रो कर लाल हो गया है और उसकी बड़ी बड़ी पलकें भीग चुकी है। निधि की नाक एकदम लाल हो गई थी और भूरी भूरी आंखों में पानी मोती की तरह चमक रहा था। बेला ने उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया और बोली, अरे मेरी जान, तू इतना रोई, देख तेरा मासूम चेहरा कैसे सूजकर लाल हो गया है। निधि ने कहा, तो क्या करूँ? हाँ बेला बोल, क्या करूँ? उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया, देखा नहीं कैसे देख रहे थे मुझे। बेला ने कहा, तुझे उनसे डर तो नहीं लग रहा था जहाँ तक मैंने महसूस किया? निधि ने कहा, डर नहीं लगा मुझे तो बुरा लगा बहुत। जब से मिले हैं हेल्प कर रहे हैं, भले अजीब इंसान है, खामोश रहते हैं, उनकी बातें भी समझ नहीं आती, पर अभी तक ऐसा गुस्सा नहीं किया मुझ पर, लेकिन आज। बेला ने कहा, तो तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुझे पता है कि तू एक कंपनी के मालिक को और इस कॉलेज के मालिक को सबके सामने धमकी देकर आई है कि कभी उनसे बात नहीं करेगी। ऐसा क्यों निधि? निधि ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बस उनका मुझ पर गुस्सा होना पसंद नहीं। बेला ने कहा, अजीब है तू और अजीब है वो भी। निधि ने कहा, अब देखना तू, मैं उनसे कम ही बोलती थी और अब बिल्कुल नहीं बोलूंगी, उनको इग्नोर कर दूंगी। बेला ने कहा, चुप हो जा, अब चल क्लास ले ले, एक तो मिस हो गई होगी शायद, चल जल्दी। बेला ने निधि को खड़ा किया। निधि ने टिश्यू से अपना चेहरा साफ किया और बेला के साथ क्लास लेने चली गई। आज बेला खुद अजीब कश्मकश में थी। उसके दिमाग में बार बार विराट का वो परेशान चेहरा घूम रहा था जब अक्ष निधि पर गुस्सा कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा था उन दोनों के साथ। विराट उन लड़कों को लेकर बीस्ट हेवन पहुंच गया। गार्ड्स उनको घसीटते हुए गाड़ी से लेकर बाहर आए और विराट के पीछे पीछे चलने लगे। विराट बंगलों के पीछे गया, वहां पर एक दीवार थी, उस पर एक बटन को दबाया तो वो दीवार खुल गई। वो लड़के डर के मारे सब कुछ देख रहे थे। विराट अंदर आया और गार्ड्स उन लड़कों को धक्का मारकर अंदर लेकर आए। अंदर का माहौल काफी डरावना था, चारों तरफ मशाल जल रही थी और अंधेरा भी था। उन लड़कों को आगे ले जाया गया और जमीन पर धक्का दिया। तीनों किसी आदमी के पैरों में जाकर गिर गए। तीनों ने अपना सर उठाकर देखा तो डर के मारे चिल्ला उठे। उनके सामने एक हैवान बैठा हुआ था जो खा जाने वाली नजरों से उन्हें देख रहा था। गार्ड्स ने उन लड़कों को धक्का दिया और वे जमीन पर गिर गए। कुछ ही पल में तीनों ने अपना सर उठाकर देखा तो डर के मारे चिल्ला उठे। एक बेहद खतरनाक हैवान गुस्से से उन्हें ही देख रहा था। एक गार्ड आगे आया और सर झुकाकर बोला, ये लीजिए बॉस, आपके शिकार। गार्ड की बात सुनकर वे लड़के कांप गए और डरने लगे। एएसआर द माफिया उन्हें अपनी हैवानी नजर से देख रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। उन लड़कों ने उसे पहचान लिया। उनमें से एक बोला, ये तो मिस्टर राजपूत है। दूसरा बोला, हाँ हाँ ये वही है। तीसरा लड़का तो उसके भयानक रूप को देखकर ही डर गया था। दीवारों पर जलती मशाल की पीली रोशनी एएसआर के चेहरे पर पड़ रही थी और वो एक डेविल जैसा लग रहा था। उसकी काली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। एएसआर एकदम खामोशी से उन्हें देख रहा था। तभी विराट आगे आया और एक लड़के की कॉलर पकड़कर बोला, गलत जगह नजर चली गई तुम्हारी, सालों अब भुगतो। विराट ने उसे जमीन पर धकेल दिया। एक लड़का उस खामोश बैठे हैवान के पास गया और उसके पैर पकड़ने लगा। सर मुझसे क्या गलती हुई, हमें यूं यहाँ क्यों लाया गया है, प्लीज हमें जाने दीजिए। अक्ष अपनी चेयर पर आराम से बैठ गया और जोर की लात उस लड़के को मारी। वो जा गिरा। दोनों लड़के कांप उठे। अक्षय ने चेयर से सर टिका दिया और ऊपर छत को घूरकर अपने एक हाथ को आगे बढ़ा दिया। एक गार्ड ने आकर उसके हाथ में सिगरेट रख दी। अक्ष ने उस सिगरेट के कश मारे और ऊपर की तरफ धुआं छोड़ने लगा। ये सब करते हुए वो बहुत भयानक लग रहा था। तीनों की हालत खराब हो रही थी। अब उनके साथ न जाने क्या होने वाला था। चारों तरफ एकदम खामोशी छाई और तभी अचानक अक्षय आगे आया और दो लड़कों की कॉलर को पकड़कर गुस्से से बोला, सीटी मार। पहला लड़का बोला, हमें घर जाने दीजिए, हमने क्या बिगाड़ा है किसी का। अक्ष ने दूसरे लड़के को छोड़ा और उस पहले के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो अधमरा हो गया और झूलने लगा। अक्ष ने उसको खींचा और बोला,
सीटी बजाओ वरना मैं तुझे बजाता हूँ। वो थोड़ा सा होश में आया और जैसे ही सीटी बजाने के लिए अपने मुंह को गोल घुमाने लगा, तभी अक्ष ने अपना खंजर निकाला और उसके होठों पर वार कर दिया। पूरे कमरे में चीख गूंज उठी। दोनों लड़के डर के मारे दीवार के पास खिसक गए और चिपक कर बैठ गए। उस लड़के के होठों से खून बह रहा था। अब सीटी बजाने से पहले वो 100 बार सोचेगा। अक्ष ने उसको लात मारी और दूसरे लड़के की तरफ अपनी 2 उंगली दिखाकर इशारा किया कि ए डरा। लड़का सिमट कर बैठ गया और कांपने लगा। अक्ष ने कहा, इधर आता है, अब मैं उधर आऊं। वो लड़का डर के मारे खिसकता हुआ अक्ष के पैरों के पास आया। अक्ष ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी हथेली पर खंजर को हौले हौले घुमाने लगा। उस लड़के का पूरा जिस्म कांप रहा था। अक्ष ने उसकी एक उंगली को ऊपर उठाया और उसे देखकर बोला, इसी से इशारा किया था ना मेरी मलिका को। अक्ष ने खंजर से उसकी एक उंगली काट दी। उसकी उंगली का कटा हुआ हिस्सा जमीन पर पड़ा था। वो लड़का बुरी तरह चिल्लाने लगा। ये दर्द बड़ा असहनीय था। वो बेहाल सा हो गया था। जिस जगह से खून बह रहा था अक्ष ने उस जगह को दबा दिया। वो लड़का और चीखा। उसकी चीख से बाकी दोनों की जान अटक गई थी। अक्ष ने उसको भी पहले वाले के पास धक्का लगा दिया। अक्ष ने अपनी गर्दन को टेढ़ा किया और दीवार के पास बैठे आखिरी लड़के को एक हैवान की तरह देखने लगा। उसकी नजर भर में से उस लड़के की सांसें अटकने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर अक्ष के चेहरे पर एक हैवानियत भरी मुस्कान तैर गई। अक्ष अपनी चेयर पर रौब से एक टांग पर दूसरी टांग देकर बैठा उस नीच लड़के को देख रहा था, जिसकी नजरों में लड़कियों की कोई इज्जत नहीं थी, बस अपने मजे के लिए उनका यूज करते थे। अचानक अक्ष अपनी चेयर से खड़ा हुआ और धीमे कदमों से उस लड़के की तरफ बढ़ने लगा। तीसरे लड़के ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दीजिए, मैं किसी लड़की को नहीं देखूंगा। अक्ष उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था और उसके पास पहुंचकर अक्ष घुटनों के बल बैठ गया और उसके पसीने से लथपथ चेहरे पर अपने खून से रंगे खंजर को घुमाने लगा। लड़के की हालत खराब थी। उसके साथ कुछ भी हो सकता था। 2 लड़के तो अधमरी हालत में जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। अक्ष ने उसके गालों से खंजर के खून को साफ किया और उसके गालों पर एक जोरदार वार किया। फिर से पूरे कमरे में दर्द भरी चीखें गूंज उठी। अक्ष खड़ा हुआ और विराट के सामने जाकर खड़ा होकर बोला, इन दोनों को कहीं दूर फेंकवा दो और इसको, यानी दीवार के पास बैठे लड़के को, इसको तो यहीं रखना क्योंकि मैं रोज इसके साथ खेलना चाहता हूँ। विराट बोला, ओके भाई। अक्ष अपने खंजर को घूरते हुए बाहर निकल गया। अक्ष सीधा अपने रूम में गया। बाथरूम में जाकर उसने खंजर को पानी से साफ किया और वापस अपनी जेब में डाल दिया। अक्ष वॉश बेसिन के कांच के सामने सर झुकाकर खड़ा था। उसके कानों में वो दर्द भरी चीख गूंज रही थी। वो तड़प रही थी। उसको न जाने कितना दर्द हुआ होगा। अक्ष को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी मुट्ठियां कस लिया और कांच में देखने लगा। उसकी आंखों में खून उतर चुका था और उसकी आंखें एकदम लाल थी। अचानक अक्ष के कानों में एक मासूम सी आवाज गूंजी, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस आवाज को अपने जहन में उतारने लगा। अक्ष के सामने निधि का रोता हुआ चेहरा घूमने लगा। उसकी भूरी आंखों में मोती जैसे आंसू दिखने लगे। अक्ष ने फौरन अपनी आंखें खोली और कांच में देखकर बोला, मेरे अलावा किसी से बात नहीं कर सकती मेरी महबूबा। मुझसे दूर जाने का ना तुम्हें हक है और ना इजाजत। तुम्हारे बालों से लेकर पैर की आखिरी उंगली पर मेरा, सिर्फ मेरा हक है। ये हक आसानी से दोगी तो ठीक है, वरना छीनना मुझे बहुत अच्छे से आता है। अक्ष के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। उसके दिल और दिमाग पर निधि का काबू होता जा रहा था। हर पल हर वक्त बस निधि और सिर्फ निधि। अक्ष बेसुधी से बोला, आ रहा हूँ मैं, मेरे सल्तनत की मलिका। कॉलेज में निधि का किसी भी क्लास में मन नहीं लग रहा था। उसके सामने बार बार अक्ष का वो गुस्से वाला चेहरा घूम रहा था। कैसे उसने निधि पर गुस्सा किया और कैसे अक्ष उसकी कमर को पकड़कर उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। निधि को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसको गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों, पर निधि उस पर हक जमाने लगी थी, इसलिए उससे नाराज हो गई थी। उधर बेला भी आज कहीं खोई हुई थी। उसके दिमाग में विराट का परेशान चेहरा घूम रहा था। परेशानी से विराट कैसे अक्ष और निधि को देख रहा था और आज विराट बेला के झूठ से कितना गुस्सा हो गया था। क्या हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों अपने अपने मन की उलझनों में उलझी हुई थी। एक गुस्से में थी और दूसरी अपने सवालों के जवाब की खोज में। दोनों ने आज एक दूसरे से ज्यादा बात भी नहीं की, बस चुपचाप बैठी रही। रोहन और वीर निधि को देख रहे थे। वो जानना चाहते थे कि मिस्टर राजपूत ने निधि के साथ ऐसा क्या किया जो वो रोती हुई अंदर भाग गई थी। उन दोनों को जानना था कि आखिर चल क्या रहा है। रोहन की नजर निधि की कमर पर गई। उसकी आंखों में एक लालच आया निधि को पाने का। रोहन गंदे तरीके से अपने हाथ को अपने सीने पर रगड़ने लगा और लाल टपकती नजर से निधि की कमर को देख रहा था। सच में ये लड़का कितना गंदा है। हाँ, पता नहीं इसका कितना बुरा हाल करेंगे हमारे माफिया बॉस। कुछ देर बाद उनकी क्लास खत्म हो गई और सब स्टूडेंट्स अपने बैग लेकर बाहर जाने लगे। निधि और बेला भी जाने लगी। तभी रोहन उनके रास्ते में आ गया और निधि को ऊपर से लेकर नीचे तक देखकर बोला, निधि, ये तुम्हारे और मिस्टर राजपूत के बीच में क्या चल रहा है? निधि ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे जाने लगी तो रोहन ने अपने हाथ फैलाकर उसे रोक दिया। निधि को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो इन लफंगों के मुंह नहीं लगना चाहती थी। बेला ने उनकी तरफ मुंह बिगाड़ा और निधि को लेकर बाहर जाने लगी। रोहन ने इस बार निधि का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा, पर बेला को निधि ने अपनी तरफ खींच लिया। बेला ने कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उसे हाथ लगाने की? रोहन बोला, तुम अपने काम से मतलब रखो, मैं निधि से बात कर रहा हूँ। बेला ने कहा, गंदा आदमी, कुछ काम धाम है नहीं, बस नल्लागिरी करनी है। रोहन बोला, ज्यादा मत बोलो समझी। और तुम निधि, ये मुंह पर ताला क्यों लगा रखा है? जो पूछा है उसका जवाब दो। निधि बोली, मुंह खोला ना तो तुम्हारे कान खराब हो जाएंगे, इसलिए जितना चुप हूँ उतना काफी है, और तुम जैसे के मुंह मैं नहीं लगती। सब लोग निधि को देख रहे थे। इस लड़की में काफी जुबान आ गई थी। आज उसने रोहन को डांट दिया। बेला हैरान थी पर खुश थी अपनी निधि की बहादुरी के लिए। निधि जाने लगी तो रोहन फिर से उसके सामने आ गया और बोला, बहुत जुबान निकल आई है और बहुत अकड़ भी आई है। क्या बात है? हो, कहीं ये मिस्टर राजपूत का तो कमाल नहीं?
निधि को बहुत गुस्सा आया। उसने रोहन की तरफ आंख निकाली और बोली, अपनी गंदी जुबान से उनका नाम भी मत लो। निधि ने बेला का हाथ पकड़ा और झट से वहां से बाहर चली गई। रोहन को निधि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसके साथ कुछ बहुत बुरा करना चाहता था। निधि को गंदी नजर से देखकर रोहन बोला, बहुत जल्द तुम्हारी सारी अकड़ निकालता हूँ बेबी, देखती जाओ कैसे तड़पोगी और मुझसे रहम की भीख मांगोगी। रोहन भी गुस्से में क्लास से बाहर चला गया। वीर ने उसकी बातें सुन ली थी और उसे निधि की फिक्र हो रही थी। आखिर निधि वीर का पहला प्यार है, वो उसके साथ कुछ बुरा कैसे होने दे सकता है। पर उसे भी जानना था कि ये मिस्टर राजपूत का माजरा क्या है। निधि और बेला बाहर आई और कॉलेज के गेट के पास खड़ी हो गई। निधि ने एक कैब बुक करवा दी और दोनों उसका वेट करने लगी। बेला कब से उसे देख रही थी। निधि ने कहा, क्या हुआ आप तुझे? बेला बोली, बस ऐसे ही बहादुर बन जा, देखना कोई तुझसे पंगा नहीं लेगा। निधि बोली, बनना पड़ेगा बेला, क्योंकि ये दुनिया हमारी तरह सीधी नहीं है। हर कोई आकर कुछ भी बोल देता है, गुस्सा कर देता है। क्यों, हम क्या कोई फालतू हैं? बिल्कुल नहीं, अब थोड़ा तो आगे बढ़ना होगा। बेला ने कहा, वाह मेरी शेरनी, पर कहीं तूने रोहन पर मिस्टर राजपूत का गुस्सा तो नहीं निकाल दिया ना? निधि ने कहा, ना मत ले उनका। बेला ने कहा, क्यों, कुछ होता है क्या? निधि बोली, वो देख अंकल आए। बेला झट से पीछे मुड़ी, पर वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो निधि की तरफ मुड़ी, निधि ने उसका चेहरा पकड़ लिया और उसे देखकर बोली, ओए नकचड़ी, तू क्यों बेताब है उस अंकल के लिए, जब वो यहाँ है ही नहीं? बता, कुछ हो रहा है क्या? बेला ने कहा, हट पागल, कुछ भी बोलती है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई फालतू मजाक करने की? निधि ने कहा, हिम्मत तो बहुत कुछ करने की है, पर हमारे जीजू का हक नहीं छीन सकते। बेला ने कहा, तू कम नहीं है निधि, क्या क्या बोल रही है यार? निधि हंसने लगी। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। निधि का गुस्सा अब शांत था। वो मुस्कुराकर बातें कर रही थी, पर उसकी इस मुस्कान पर कोई मरे जा रहा था। कोई उसका दीवाना उसे जुनून से देख रहा था। निधि और बेला खिलखिलाकर हंस रहे थे। निधि के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। बेला की बातें उसको हंसा रही थी। निधि इस बात से बेखबर थी कि कोई उसे दुनिया जहां की शिद्दत से देख रहा है। कोई उसको अपने जहन में उतार रहा था। अचानक निधि को ऐसा एहसास हुआ कि दो जोड़ी आंखें उसे घूर रही हैं। निधि ने इधर उधर देखा, पर कोई दिखा नहीं। बेला ने कहा, क्या हुआ, किसे ढूंढ रही है? निधि ने कहा, ऐसा लगा जैसे कोई देख रहा है। बेला ने कहा, पर यहाँ तो बस गाड़ियां चल रही हैं, कुछ शॉप्स हैं, और कोई नहीं दिख रहा जानी। निधि ने कहा, छोड़ यार, ये कैब वाले आजकल बड़ी देर करते हैं, टाइम से आते ही नहीं है, मुझे यहाँ खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता। बेला ने कहा, मैं हूं ना तेरे साथ, काहे की टेंशन भिड़ो। निधि ने कहा, हाँ। तभी उनकी कैब आ गई। बेला और निधि कैब के पास गई। निधि तो अंदर बैठ गई, पर बेला उस ड्राइवर के पास गई और बोला, ओ भैया, आप लोग कितना लेट आते हैं, हम यहाँ वेट करते करते बूढ़े हो जाते हैं, पैसे तो पूरे लेते हैं पर टाइम से नहीं आते। ड्राइवर बोला, सॉरी मैडम, ट्रैफिक में फंस गया था। बेला मुंह बिगाड़ कर पीछे निधि के पास जाकर बैठ गई। कैब रवाना हुई और आगे बढ़ने लगी। उसके पीछे 3-4 काली गाड़ियां चलने लगी। पहली गाड़ी से एक गार्ड ने खिड़की से बाहर हाथ निकालकर साइलेंट गन से कैब का टायर पंक्चर कर दिया। कैब अचानक बीच रोड पर और सुनसान जगह पर रुक गई। तीनों गाड़ियां थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। कैब के अचानक रुकने पर दोनों सहेलियां हैरान हो गई और एक दूसरे को देखने लगी। बेला ने कहा, क्या हुआ भैया, अब आपने क्यों रोक दी? ड्राइवर ने कहा, मैं चेक करता हूँ। ड्राइवर कैब से उतरा। उसने देखा कि पीछे वाले टायर पंक्चर हो गए हैं। वो वापस बेला के पास आया और बोला, मैडम टायर पंक्चर है। दोनों हैरान हो गई। निधि ने कहा, भैया ठीक करने में कितना समय लगेगा? ड्राइवर ने कहा, मुझे करना नहीं आता, किसी पंक्चर वाले को ढूंढना होगा। बेला ने कहा, आपको ये भी नहीं आता? ड्राइवर बोला, सॉरी। दोनों गाड़ी से उतर गई। दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था कि पीछे 3 गाड़ियां खड़ी हैं। बेला ने कहा, जाइए आप, अब हम दूसरी कैब बुक करते हैं। ड्राइवर ने कहा, जा ही तो नहीं सकता, यहीं किसी का वेट करना होगा। बेला ने कहा, हाँ तो करो, हम चले जाते हैं। बेला ने निधि का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगी। निधि ने दूसरे हाथ से फोन करके एक कैब बुक करवा दी थी और एड्रेस भी दे दिया था। अब दोनों धीरे धीरे चल रही थी। तीनों गाड़ियां स्लो स्पीड में उनके पीछे चलने लगी। कुछ दूर जाकर निधि को एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो तुरंत पीछे पलटी तो उसने देखा 3 गाड़ियां उसके पीछे आ रही हैं। बेला ने भी पीछे देखा तो वो चौंक गई। निधि घबराने लगी। बेला, मुझे लगता है कि ये लोग कोई किडनैपर है, चल भाग चलते हैं। बेला ने कहा, इनके साथ? निधि बोली, अबे पागल, इनसे दूर भाग चलते हैं, चल चल। बेला ने कहा, पकड़ मेरा हाथ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और मुड़कर जैसे ही भागने लगी तभी उनके कान में एक भारी आवाज सुनाई दी, रुकिए मिस निधि और मिस नकचड़ी। नकचड़ी सुनकर बेला का दिल धक धक करने लगा। वो तुरंत पीछे पलटी तो उसने देखा विराट मुस्कुराता हुआ उसे ही देख रहा था। बेला के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर विराट खुश हो गया। निधि समझ गई कि अक्ष आ चुका है, इसलिए वो पलटी नहीं और ऐसे ही पीट करके खड़ी रही। गाड़ी में बैठा अक्ष बेखुदी से निधि को ही देख रहा था, कैसे वो पीट करके खड़ी हुई थी उसके सामने। बेला ने निधि का हाथ छोड़ा और विराट की तरफ बढ़ने लगी। विराट भी उसकी तरफ बढ़ा। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, जिसकी वजह दोनों को पता नहीं थी। बेला ने कहा, अंकल आप यहाँ? विराट बोला, अब जहाँ नकचड़ी जाएगी अंकल को तो वहाँ आना पड़ेगा ही। बेला के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जो विराट को बड़ी राहत दे रही थी। विराट की नजर पीछे खड़ी निधि पर गई, जो उन सबके सामने पीट करके खड़ी थी। विराट ने बेला को इशारा किया। बेला ने पीछे मुड़कर निधि को देखा और अपना माथा पीट लिया। ये लड़की कभी सुधर नहीं सकती। बेला निधि के पास आई और बोली, वहाँ किसको देख रही है? सब तो हमारे पीछे खड़े हैं। निधि ने कहा, लेट हो रहा है, अब चले यहाँ से। विराट आगे आया और बोला, मिस निधि ये जगह सुनसान है, चलिए हम आपको घर छोड़ देते हैं। निधि ने बिना पलटे कहा, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे, आप जाओ। बेला ने कहा, पर वो छोड़ रहे हैं तो तुझे क्या दिक्कत है? यहाँ सुनसान जगह पर कब तक वेट करेंगे? बोल। निधि ने कहा, तो तू चली जा इनके साथ, मैं खड़ी रहूंगी यहाँ, ओके? विराट ने कहा, मिस निधि प्लीज मान जाइए, दिस इज नॉट सेफ फॉर यू।
चलिए हमारे साथ। बेला ने कहा, ये नहीं मानेगी, आप जाइए, हम यहीं खड़े होकर वेट करेंगे। विराट उदास हो गया और बेला को देखने लगा। अंदर कार में बैठा एएसआर कब से निधि के नखरे देख रहा था। ये लड़की कितनी जिद्दी है। उसको अब गुस्सा आने लगा था। वो किसी का वेट नहीं करता, पर ये लड़की उससे कितना इंतजार करवा रही है। अक्ष गुस्से में गाड़ी से बाहर आया और बिना रुके सीधा निधि की तरफ बढ़ने लगा। बेला और विराट की नजर उस पर गई। दोनों हैरान हो गए क्योंकि वो गुस्से में निधि के पास जा रहा था। विराट कुछ बोलने लगा तो अक्ष ने उसे हाथ दिखाकर चुप करवा दिया। अक्ष निधि के पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसे घूर कर देखने लगा। निधि को वही एहसास फिर से हुआ, वही खुशबू जो अक्ष में से आती है आज भी निधि को महसूस हुई। निधि की आंखें बंद हो गई और उसके हाथ अपनी जीन्स पर कस गए। अक्ष उसके बालों की महक लेने लगा जो कि बेहद मनमोहक थी। अक्ष को पता था कि निधि उसे पहचान चुकी है। अक्ष ने उसके हाथों को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। निधि ने अपना मुंह फेर लिया। उसकी ये अदा अक्ष को घायल कर रही थी। अक्ष ने उसकी ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो निधि ने फिर से अपना चेहरा फेर लिया। वो अक्ष को पूरा इग्नोर कर रही थी। अक्ष ने उसका चेहरा फिर से अपनी तरफ किया और इस बार कसकर पकड़ लिया। निधि भी कम नहीं थी, उसने अपनी आंखें झुका ली थी तो अक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अक्ष ने उसके गालों को पकड़कर दबाया तो उसके प्यारे से होंठ एकदम गोल हो गए। निधि का चेहरा एकदम क्यूट पपी जैसा दिख रहा था। अक्ष उसके खूबसूरत और क्यूट चेहरे को देख रहा था। निधि ने उसकी तरफ देखकर मुंह बिगाड़ा और अक्ष के हाथों को पकड़ लिया। निधि की चुअन ने अक्ष को अंदर तक हिला दिया। उसने आज पहली बार अक्ष के हाथ पकड़े थे। अक्ष की आंखें बंद हो गई और वो उस चुअन को महसूस करने लगा। निधि ने मौका देखकर अक्ष के हाथों को अपने गालों से हटा दिया और जाकर बेला के पीछे खड़ी हो गई। विराट और बेला तो कब से उन दोनों की अजीब हरकतों को देख रहे थे। अक्ष ने आंखें खोली तो निधि उसके सामने से गायब थी। अक्ष को गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और पीछे मुड़ गया। उसने देखा निधि किसी बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बेला के पीछे खड़ी थी। अक्ष ने विराट से कहा, तुम सब लोग यहाँ से जाओ। निधि रावत के अलावा निधि की तो हालत खराब हो रही थी। वो यहाँ इस अजीब आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती थी। उसने बेला का हाथ पकड़ लिया और मासूम सा चेहरा बनाकर उम्मीद भरी निगाहों से बेला को देखने लगी। बेला पीछे मुड़ी और बोली, चल घर चलते हैं। निधि ने कहा, हाँ मुझे यहाँ से ले चल। बेला निधि को लेकर जाने लगी तो अक्ष ने खा जाने वाली नजरों से विराट को देखा। विराट हड़बड़ा गया और बेला के पास जाकर बोला, बेला तुम चलो मेरे साथ, निधि को यहीं रुकने दो। बेला ने कहा, नहीं मेरी दोस्त अकेली नहीं रहेगी यहाँ, वो मेरे साथ चलेगी। विराट ने कहा, अकेली कहाँ है, भाई है ना यहाँ उनके साथ, तो चिंता मत करो, चलो अब। अक्ष कब से निधि को घूर रहा था और वो उसकी नजरों से खुद को बचा रही थी। अक्ष को गुस्सा तो इतना आ रहा था कि उसको पकड़कर कहीं दूर ले जाए, फिर कभी दूर नहीं जा पाएगी। बेला और कुछ बोल पाती इससे पहले विराट ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी कार में बैठा दिया। निधि उसे जाते हुए देख रही थी। दोनों ही मजबूर थी। विराट ने उसको आगे बैठा दिया और कुछ ही देर में 2 गाड़ियां वहां से चली गई। अब उस सुनसान जगह पर निधि और उसका डर और उसके सामने खतरनाक माफिया, उसका गुस्सा और एक गाड़ी खड़ी थी। निधि ने रोड को देखना ही बेहतर समझा और उसे देखती रही। अक्ष उसके करीब बढ़ने लगा। निधि डर गई और पलटकर भागने लगी। तभी अक्ष ने उसके बैग को कसकर पकड़ लिया और निधि को अपनी तरफ खींचा। अक्ष ने पीछे लटकते उसके बैग को उतारा और निधि का हाथ पकड़ लिया और बैग को कार में रख दिया। कार की गेट को बंद करके अक्ष ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और उन्हें दबाने लगा। कितने कोमल हाथ है इस लड़की के। निधि मुंह फुलाकर उसे देख रही थी और बोली, मेरा हाथ छोड़िए। अक्ष ने उसके हाथ को और कसकर पकड़ लिया और बोला, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अक्ष ने कहा, करनी होगी, ये मेरा ऑर्डर है। निधि ने कहा, मुझे नहीं करनी, आप मुझे हर्ट करते हो। अक्ष ने कहा, तुम्हारे साथ कुछ भी करने का हक है मुझे। निधि उससे बहस में जीत नहीं सकती थी। उसने चुप रहना बेहतर समझा और अपने हाथ को छुड़ाने लगी, जो कि नाकाम कोशिश थी। अक्ष की पकड़ मजबूत थी। निधि का पूरा शरीर हिल रहा था पर वो अपना हाथ छुड़ा नहीं पाई। परेशान होकर निधि बोली, छोड़िए ना। अक्ष कुछ नहीं बोला और उसे जुनून से देखने लगा। उस खिलौने के साथ खेल रहा था हमारा माफिया। अब निधि क्या करे, कैसे अपना हाथ छुड़ाए। निधि के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। निधि ने ऐसी एक्टिंग की जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं। एकदम से निधि की आंखें बंद होने लगी और वो लड़खड़ाने लगी। जैसे ही वो गिरने वाली थी, अक्ष ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखें बंद थी। अक्ष उसके खामोश चेहरे को देख रहा था बिना किसी भाव के। काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो निधि ने एक आंख खोली तो बिल्कुल पास में अक्ष के चेहरे को देखकर हड़बड़ा गई। अक्ष के हाथ उसकी कमर पर थे और वो उसकी बाहों में झूल रही थी। निधि ने दोबारा अपनी आंखें बंद कर दी। अक्ष उसे देखकर बोला, हो गया नाटक, अब चुपचाप गाड़ी में बैठो वरना। निधि डर गई। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और एकदम सीधी खड़ी हो गई। अक्ष गाड़ी के पास गया और गेट खोलने लगा। तब तक निधि वहां से खिसक गई। अक्ष बिना पलटे बोला, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो पूरी रात के लिए जंगली जानवरों के बीच ले चलूंगा। निधि वापस उसके पास आकर खड़ी हो गई और एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सर झुकाकर उसके पीछे खड़ी हो गई। अक्ष उसके बैग को साइड में रख रहा था। निधि उसके पीछे खड़े होकर बोली, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अक्ष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर में उसकी तरफ पलट गया। उसका हाथ पकड़कर उसे आगे की सीट पर बैठा दिया और वहीं खड़े होकर उसका सीट बेल्ट भी बांध दिया और जोर से गेट बंद कर दिया। निधि मुंह फुलाकर बैठ गई। दूसरी तरफ से अक्ष आकर बैठ गया। उसने सीट बेल्ट बांधा और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने लगा, निधि ने अपनी सीट बेल्ट खोल दी और झट से गाड़ी से बाहर निकल गई। अक्ष को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसका हाथ बार बार अपने खंजर की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, एक जोर का मुक्का स्टीयरिंग पर मारा और गुस्से से कार से उतर गया। निधि अपनी धुन में आगे बढ़ रही थी। अक्ष उसके पीछे पीछे कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। निधि ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी तो अक्ष ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी और एक झटके में उसका हाथ पकड़कर उसे गोल घुमाकर अपनी तरफ खींचा। अक्ष ने इस बार निधि को अपने कंधे पर उठा लिया और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। निधि फड़फड़ा रही थी। अक्ष ने इस बार उसे पीछे की सीट पर धकेल दिया और खुद भी अंदर घुस गया। अंदर आते ही उसने कार के पर्दे गिरा दिए। निधि कांपने लगी। अब ये आदमी उसके साथ क्या करने वाला है। निधि सिमटने लगी तो अक्ष ने उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। निधि को बहुत अजीब लग रहा था।
किसी मर्द की गोद में इस पोजीशन में बैठकर। उसके गाल लाल हो गए। अक्ष उसकी हालत देख रहा था। अक्ष ने उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। निधि एकदम उसके करीब आ गई। अक्ष को मदहोशी छाने लगी। निधि को अपने इतना करीब देखकर निधि का दिल भी धक धक करने लगा। उसके हाथ अक्ष के सीने पर थे। उसे उसकी धड़कन सुनाई दे रही थी। ये सब क्या हो रहा था? निधि को कुछ भी गलत नहीं लग रहा था, बल्कि वो बहक रही थी। अक्ष का अंगूठा निधि के होठों के पास गया और उन्हें छूने लगा। निधि की सांसें तेज हो गई। निधि को यूं देखकर अक्ष बोला, तेरी रूह पर, तेरे जिस्म पर बस हक है एक मेरा। तेरे अक्ष पर हक है बस इस एक अक्ष का। निधि ने अपनी आंखें बंद कर ली। अक्ष ने अपने होठ निधि के होठों की तरफ बढ़ा दिए। निधि को पता नहीं था, पर कुछ कुछ एहसास हो रहा था। वो आंखें नहीं खोलना चाहती थी। अक्ष का हाथ उसकी गर्दन पर गया और उसने निधि के होठों पर अपने होठ रख दिए। अचानक निधि सहर उठी। उसकी पूरी दुनिया जैसे बदल गई। ये कैसा एहसास है जो वो जी रही थी? निधि हिलने लगी तो अक्ष ने उसे कसकर पकड़ लिया और हिलने नहीं दिया। अक्ष उसके होठों को अपने होठों से छू रहा था। अभी तक उसने कुछ किया नहीं था, अब अक्ष से भी नहीं रहा गया। धीरे धीरे उसने अपने होठ चलाने शुरू कर दिए। निधि अलग दुनिया में पहुंच गई। उसको कोई होश नहीं था। अब अक्ष उसको चूमने लगा था। अक्ष के होठ निधि के होठों को छोड़ ही नहीं रहे थे। निधि के हाथ अपने आप अक्ष के कंधों पर चले गए और उसने अक्ष को कसकर पकड़ लिया। अक्ष निधि को चूमे जा रहा था। अब निधि से सहन नहीं हुआ तो उसने अपने हाथों को जोर से अक्ष को खुद से दूर करना चाहा, तो अक्ष ने अपने एक हाथ से निधि के दोनों छोटे से हाथों को पकड़ लिया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। दोनों की सांसें तेज हो रही थी। निधि तड़प रही थी और अक्ष उसको पानी की आग में जल रहा था। कुछ देर बाद अक्ष को अपने गालों पर कुछ गीला महसूस हुआ। वो रुका। उसने निधि के चेहरे को देखा। निधि की आंखों से आंसू निकल रहा था और उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। अक्ष की नजर उसके गाल पर बहते आंसुओं पर गई। जैसे ही वो आंसू नीचे गिरने वाला था, अक्ष ने तुरंत उसे होठों से पी लिया। अक्ष ने उसके हाथ छोड़ दिए और खामोशी से उसे देखने लगा। निधि अक्ष के कोट के बटन को देख रही थी। उसकी भीगी पलकें झुकी हुई थी। अक्ष आराम से सीट से टिक कर बैठ गया और अपनी मलिका को देखने लगा, जो उसके कोट के बटन को देख रही थी। काफी देर तक यूं ही खामोशी छाई रही। कोई कुछ नहीं बोला। निधि के हाथ अक्ष के कोट पर थे। अक्ष ने उसकी कमर पकड़ रखी थी। अक्ष बिना किसी भाव के उसके चेहरे की बनावट को देख रहा था। कितनी फुर्सत से बनाया होगा बनाने वाले ने। अक्ष बोला, कोई तुम पर बुरी नजर डालेगा तो अक्ष उसकी आंखें नोच लेगा, क्योंकि बुरी नजर से या किसी भी नजर से देखने का तुम्हारे साथ कुछ भी करने का हक सिर्फ अक्ष सिंह राजपूत को है। निधि कुछ नहीं बोली और यूं ही बटन को देखती रही। अक्ष ने गौर किया, इस लड़की का पूरा चेहरा लाल हो गया था और अब वो रो भी नहीं रही थी। अक्ष ने उसके चेहरे पर आते बालों की लट को अपनी उंगली पर घुमाना शुरू किया और उसे नशे से देख रहा था। इससे भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर तुम्हारे साथ जब तुम भी अपना पूरा साथ दोगी, अक्ष इससे भी आगे, बहुत आगे बढ़ेगा। निधि को शर्म आ गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। कुछ बोलने की तो उसकी हिम्मत नहीं थी। काफी देर तक वो यूं ही उसकी गोद में बैठी रही। तभी दोनों को कुछ वाइब्रेट सा महसूस हुआ। निधि के गाल फिर से लाल हो गए। अक्ष ने अपनी जांघ पर कुछ वाइब्रेट होता हुआ महसूस किया। वो निधि की तरफ देखने लगा, जो शर्मा रही थी। वो उसको यूं ही देखता रहा। तभी निधि बोली, वो मुझे उतारो। अक्ष ने पूछा, क्यों? निधि ने कहा, मेरा फोन बज रहा है, किसी का फोन आया है। अक्ष ने कहा, कहाँ है फोन? निधि ने कहा, पैंट की पीछे की पॉकेट में। निधि इतना बोलकर उसके गोद से उठने लगी तो अक्ष ने उसे वापस बिठा लिया और उसको कमर से पकड़कर ऊपर किया। निधि को बहुत शर्म आ रही थी। अक्ष ने उसको थोड़ा ऊपर किया और बोला, निकालो अब। निधि ने अपना हाथ अपनी पॉकेट में डाला और फोन निकाला। अक्ष ने वापस उसे अपनी गोद में बैठा दिया। अक्ष ने कहा, किसका कॉल है? निधि बोली, मम्मा का। अक्ष ने कहा, उठाओ। निधि जैसे ही उठाने लगी, कॉल कट चुका था। निधि ने दोबारा ट्राई करने की कोशिश की तो अक्ष ने उससे फोन छीन लिया और बोला, मेरा वक्त सिर्फ मेरा है, उसमें कोई और नहीं आ सकता। निधि ने कहा, ओके। अक्ष निधि का फोन चेक करने लगा और बोला, पासवर्ड बताओ। निधि ने कहा, क्यों? अक्ष ने घूर कर उसे देखा तो वो डर गई और बोली, टमाटर। अक्ष ने कहा, क्या कहा तुमने? निधि ने बोला, आपको नहीं बोली, सच में टमाटर तो मेरे फोन का पासवर्ड है। अक्ष ने गुस्से में उसे घूरा और फोन में टमाटर टाइप कर दिया। फोन खुल गया। वो काफी देर उसके फोन में कुछ करता रहा और वो उसे देख रही थी। उधर दूसरी गाड़ी में बेला उदास सी बैठी थी। आज वो विराट से लड़ाई भी नहीं कर रही थी, जो विराट को अच्छा नहीं लगा। विराट ने कहा, क्या हुआ? नकचड़िया जितनी शांत कैसे है? बेला ने कहा, क्या करूं अंकल, मुझे मेरी दोस्त की चिंता हो रही है। विराट ने कहा, उनके साथ अक्ष भाई है, कोई दुनिया की ताकत उन्हें कुछ नहीं कर सकती। बेला ने कहा, पर वो उनसे ही डरती है। विराट ने कहा, साथ में रहेंगी तो डर निकल जाएगा, और वैसे भी अपना ध्यान उनसे हटाकर मुझ पे लगाओ। बेला ने पूछा, क्या मतलब? विराट ने कहा, मतलब कि कैसा है तुम्हारा बीएफ जो तुम्हें स्वीटी बोलता है? बेला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, मेरा बीएफ बहुत अच्छा है और एकदम बूढ़ा है। विराट ने कहा, पर मैं तो जवान हूँ। बेला ने कहा, तो? विराट ने कहा, अब ज्यादा खुलकर बोलना, मुझे नहीं आता। मिर्ची कहेगी। बेला ने कहा, मैं मिर्ची तो तुम कद्दू। विराट ने कहा, ओ हेलो, कद्दू किसको बोली? बेला ने कहा, तुम्हें, और किसको? विराट ने कहा, मैं कद्दू? रुको अभी बताता हूँ तुम्हें तो। इतना बोलकर विराट ने गाड़ी रोकी और बाहर निकल आया। उसने बेला को बाहर निकाला और बोला, अब बताता हूँ कद्दू क्या होता है, आओ यहाँ। बेला बोली, नहीं नहीं अंकल, मुझे माफ करिए, मुझसे गलती हो गई। बेला पीछे होने लगी। विराट उसकी तरफ बढ़ने लगा। बेला खिसकती जा रही थी और विराट आगे आता जा रहा था। तभी बेला के पीछे से एक ट्रक गुजरा। विराट ने वक्त रहते बेला को अपनी ओर खींचा और अपनी बाहों में भर लिया। बेला डर गई थी और उससे चिपक गई थी। विराट को आज पहली बार इतना डर लगा था, जैसे थोड़ी देर होती तो वो अपनी कुछ कीमती चीज खो देता। बेला घबरा रही थी। विराट ने उसके बालों को सहलाया और उसे शांत करने लगा। दोनों को काफी सुकून मिल रहा था एक दूसरे की बाहों में। कुछ देर बाद बेला को होश आया और वो विराट से दूर हुई।
विराट ने उसका चेहरा पकड़ लिया और बोला, तुम ठीक तो हो ना? बेला ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। विराट को न जाने क्या हुआ, उसने बेला को अपने गले लगा लिया। बेला चौंक गई। विराट ने कहा, सॉरी, इस तरह बीच सड़क पर तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? विराट उस पे खो चुका था। उसे नहीं पता था वो क्या बोल रहा है। उसकी बातें बेला को बेचैन कर रही थी। बेला उससे दूर हुई और बोली, क्यों अंकल, मैं मर जाती तो तुम्हें तो शांति मिल जाती ना? विराट ने कहा, मुझे ऐसी शांति नहीं चाहिए जिसमें नकचड़ी की नाक बीच में ना आए। बेला ने कहा, तुम बुढ़े अंकल, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। विराट ने कहा, हाँ कभी मत छोड़ना। बेला ने कहा, मतलब? विराट बोला, कुछ नहीं, तुम ठीक हो यही काफी है नकचड़ी। बेला ने कहा, अंकल कहीं का पता नहीं क्या बोलता रहता है, अब चलो घर, देर हो रही है। बेला जाकर आगे की सीट पर बैठ गई। विराट वहीं खड़ा अपने बालों में हाथ फेरने लगा और बोला, नकचड़ी नाक के साथ साथ अपना दिल भी बीच में ला रही है। क्या हो रहा है तुझे विराट, कुछ तो समझ। विराट अपने ख्यालों में गुम था। तभी उसके कानों में जोर जोर से हॉर्न की आवाज आई। उसने देखा बेला हॉर्न बजाकर उसे बुला रही थी। विराट तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और बड़बड़ाते हुए बोला, बड़ी मुश्किल से अकेले में कुछ वक्त मिला है, उसमें भी इसको घर जाना है। अजीब लड़की है, पर कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है। इतना कहकर विराट अंदर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई। उधर अक्ष की कार में अक्ष ने उसके फोन में कुछ किया और बोला, थोड़ी खड़ी हो। निधि थोड़ी सी ऊपर उठी तो अक्ष ने पीछे से उसकी जेब में उसका फोन डाल दिया। निधि शर्मा कर लाल हो गई। अक्ष बोला, बैठो। निधि वापस बैठ गई। अक्ष ने उसको घूरा और बोला, मार्केट में थोड़े लॉन्ग टी शर्ट भी मिलते होंगे? निधि बोली, हाँ बहुत मिलते हैं। अक्ष ने कहा, तो कल से वही पहन कर आना, तुम्हारी आधी पीठ और कमर तो यूं दूसरे देख लेते हैं। आई डोंट लाइक दिस एट ऑल। निधि ने पीछे अपनी कमर पर हाथ रखा और चेक किया। सच में काफी कमर खुली हुई थी पीछे से। अक्ष ने कहा, कल से कोई गलती हुई ना तो सबके सामने उठाकर ले जाऊंगा और उसके आगे तुम्हें पता ही है। निधि बोली, नहीं नहीं मैं ध्यान रखूंगी, प्लीज आप कुछ मत करना। निधि थोड़ा हिलने लगी तो उसका हाथ अचानक अक्ष के कोट पर लगा जहाँ उसका खंजर रखा हुआ था। निधि को थोड़ा सा चुभा। उसकी पूछने की हिम्मत नहीं थी पर वो जानना चाहती थी। अक्ष उसके हाव भाव से पहचान गया और बोला, इसके अंदर वो है जिससे बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात होगी। वो बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। निधि को तो डर लगने लगा अक्ष की अजीब बातों से। वो बोली, मुझे घर जाना है। अक्ष ने कहा, जहाँ बैठी हो उसकी आदत डालो, क्योंकि जिंदगी भर यूं ही रहना है। निधि डर रही थी। अक्ष की जुनूनी बातें और उसके बोलने का तरीका बहुत डरावना लग रहा था। अक्ष फिर से उसे घूरने लगा। निधि आंखें झुकाकर बैठी रही। कुछ देर बाद वो बोली, मिस्टर राजपूत प्लीज मुझे घर जाना है, इट्स अर्जेंट। अक्ष बोला, नो। अब निधि उसको कैसे बताए कि उसको वॉशरूम जाना है। निधि बोली, ओफो चलिए ना प्लीज। अक्ष कुछ नहीं बोला और उसको अपनी गोद से उतारा। अक्ष गाड़ी से उतरकर आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। निधि पीछे बैठी उसे देख रही थी। अक्ष ने गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार से आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में वो लोग एक होटल के बाहर आकर रुके। ये एक 5 स्टार होटल थी। इसका मालिक अक्ष ही था। अक्ष गाड़ी से उतरा और उसके पीछे बैठी निधि को बाहर निकाला और उसका हाथ पकड़कर उसे होटल के अंदर ले जाते हुए उसने चाबी एक गार्ड के सामने फेंक दी जो वहीं खड़ा था। दोनों अंदर आए। अक्ष को देखकर सबने अपना सर झुका दिया और उसको ग्रीट किया। निधि उस खूबसूरत होटल को देख रही थी। अक्ष उसको एक प्राइवेट रूम में ले गया। अक्ष के साथ किसी लड़की को देखकर सब लोग हैरान थे पर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बस देखो और सोचो। अक्ष निधि को रूम में ले आया और गेट बंद कर दिया। निधि ने देखा रूम बहुत आलीशान था, एकदम महल जैसा। चारों ओर घूमकर उसने रूम को देखा तो अचानक उसके सामने अक्ष का भावहीन चेहरा आ गया। वो झेप गई और सीधी खड़ी हो गई। अक्ष बोला, जाओ। निधि बोली, कहाँ? अक्ष बोला, जहाँ जाने के लिए तुम तड़प रही थी। निधि होटल देखने के चक्कर में भूल गई थी कि उसे वॉशरूम जाना था। निधि बोली, सॉरी मुझे कुछ याद नहीं है। अक्ष को उसकी हरकतों पर गुस्सा आ गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बाथरूम में ले गया। निधि डरने लगी और अपना हाथ छुड़ाने लगी। अक्ष ने बाथरूम का गेट बंद कर दिया और उसके हाथ को पकड़कर खड़ा हो गया। अक्ष निधि को बाथरूम में ले गया और गेट को अंदर से बंद कर दिया। निधि ने अपना हाथ छुड़ा दिया और उससे दूर खड़ी हो गई। अब वो आदमी उसके साथ क्या करने वाला था, ये सोच सोचकर वो डर रही थी। अक्ष धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। निधि की हालत खराब हो रही थी। वो बोली, आप यहाँ क्यों हैं? अक्ष बोला, क्योंकि तुम यहाँ हो। निधि पीछे खिसकती गई और जाकर एक दीवार से सट गई। अक्ष उसके एकदम पास आया। उसने निधि के दोनों तरफ अपने हाथ रख दिए और उसे जुनून से देखकर बोला, कुछ याद आया? निधि बोली, हाँ मुझे याद आ गया, अब आप जाइए प्लीज। अक्ष निधि से दूर हुआ और बाथरूम से बाहर निकल आया। अब जाकर निधि को चैन की सांस आई। वो फ्रेश होने चली गई। बाहर अक्ष सोफे पर शांत से बैठा अपनी घड़ी को देख रहा था। अचानक से घड़ी का कांटा 5 पर आकर रुका तो अक्ष के चेहरे पर हैवानियत भरी मुस्कान तैर गई और वो बोला, टाइम इज ओवर नाउ। अक्ष ने एक कॉल किया और कहा, उसे उठाकर और घसीट कर ले आओ मेरे पास। सामने से कोई बोला, ओके बॉस। अक्ष ने कॉल कट किया और अपने फोन को घुमाते हुए अजीब तरीके से बोला, एक दिन यानी कि 24 घंटों का टाइम दिया था तुझे, अब टाइम हो गया है, देखते हैं तेरा काम हुआ कि नहीं। अक्ष खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और रोड पर चलती गाड़ियों को देखने लगा। उसकी आंखों में एक नफरत और एक आग दिख रही थी। ड्रग सप्लाई की आड़ में लड़कियों की सप्लाई करता है ना तू? आ जा, अब मेरे हाथ से तुझे ऐसा सप्लाई करूंगा कि तेरा अंग अंग बिकेगा। अक्ष का हाथ अपने खंजर पर कस गया। उसके सामने वही नजारा फिर से घूमने लगा। एक लड़की दर्द से तड़प रही थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। अक्ष उसको मजबूर होकर बस देख सकता है। वो उससे दूर जा रही थी, बहुत दूर, और एक दिन वो हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसी जगह पर चली गई जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकती। अक्ष ने गुस्से से खिड़की पर मुक्का मारा और बोला, किसी को नहीं छोड़ेगा ये माफिया, किसी को नहीं। सालों के शरीर का एक एक अंग काटकर कुत्तों को खिलाऊंगा।
अक्ष का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। अब उसके आपे से बाहर हो रहा था सब कुछ। वो उस खंजर को बाहर निकालकर उसका यूज करना चाहता है। अक्ष ने खंजर को बाहर निकाला और उसकी तेज धार पर जैसे ही अपनी उंगली चलाने लगा तभी उसके कानों में एक मासूम आवाज आई, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अक्ष के हाथ वहीं रुक गए और वो उस आवाज को गहराई से सुनने लगा। कितना सुकून है इस आवाज में, कितनी मासूमियत है इस आवाज में। अक्ष की आंखों में अब गुस्से की जगह नशा छाने लगा। उसके होंठ कातिल तरह से फैल गए। उसने खंजर जेब में डाल दिया। तभी निधि बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा अक्ष खिड़की के पास खड़ा है। निधि ने टाइम देखा तो अब काफी देर हो चुकी थी, उसे घर भी जाना था। वो हिम्मत करके अक्ष के पास आई। जैसे जैसे वो उसके पास आ रही थी वैसे वैसे अक्ष के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ रही थी। उसे पता था निधि उसके पास आ रही थी। निधि उसके पास आई और कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अचानक अक्ष पलटा और उसने निधि को उसकी कमर से पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया। निधि हड़बड़ा गई और डर गई। अक्ष उसको दीवानों की तरह देखने लगा। निधि के चेहरे पर अक्ष की ठंडी सांस महसूस हो रही थी। अक्ष ने उसको और कसकर पकड़ लिया। निधि अब क्या ही कर सकती थी। वो उसकी तरफ देखकर बोली, मेरे मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे घर ले चलिए। अक्ष ने उसके बालों की लट को उसके कानों के पीछे किया और बोला, सुकून मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं, दूर जाना चाहता है पर इसे नहीं पता ये दूर जा रहा है हमेशा के लिए मेरे पास आने के लिए। एक दिन वो होगा मेरे करीब, इतना करीब कि ना उसको सांस लेने की फुर्सत होगी ना मुझे। निधि को उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इनका कोई बहुत गहरा मतलब है जो उसकी समझ से दूर है। अक्ष ने उसे छोड़ा और उसका हाथ पकड़कर उस रूम से बाहर आया और बाहर जाने लगा। अब एक गार्ड ड्राइविंग कर रहा था। अक्ष ने निधि को पीछे बैठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। गाड़ी निधि के घर की तरफ बढ़ने लगी। अक्ष ने आगे की सीट और पीछे की सीट के बीच पार्टीशन कर दिया। ये देखकर निधि घबरा गई और सीट से चिपक गई। अक्ष ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपने पास खींच लिया। अक्ष ने उसकी तरफ नहीं देखा और उसकी कमर को पकड़कर बैठा रहा। निधि को डर बहुत लग रहा था पर इस आदमी की छुअन बिल्कुल भी गंदी नहीं थी, इसलिए वो सेफ फील कर रही थी। एक ऐसी आदत बन चुकी हो जिसे कभी छोड़ना नहीं चाहता, ऐसा नशा बन चुका हो जिसे वो रोज करना चाहता हो, एक ऐसी तलब जिसके बिना वो रह नहीं सकता। अक्ष की आंखों में एक अलग ही जुनून दिख रहा था जो सिर्फ निधि के लिए था। साफ साफ दिख रहा था कि वो निधि को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। निधि की तरफ से कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो अक्ष ने उसकी तरफ देखा तो वो उसे देखता रह गया। निधि सो चुकी थी, उसका सर हवा में झूल रहा था। उसकी गर्दन लुढ़कने वाली ही थी कि तभी अक्ष ने उसके माथे को पकड़ लिया और अपने कंधे पर रख दिया। अक्ष ने उसकी हथेली को पकड़ा और काफी देर तक उसे घूरा और बाद में उसकी हथेली को चूम लिया। इतने में उसका मन नहीं भरा तो उसने दोबारा उसकी गोरी सी हथेली को चूम लिया और अब बार बार चूमता रहा। अक्ष ने उसे पकड़कर अपनी गोद में ले लिया। निधि एक बच्चे की तरह उसकी गोद में बैठी थी और अक्ष अब आराम से उसकी हथेली चूम रहा था। निधि नींद में कसमसाने लगी। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया तो अक्ष ने दोबारा उसकी हथेली पकड़ ली और चूमने लगा। निधि का शरीर काफी नर्म था। अक्ष को कहीं भी उसकी हड्डी नजर नहीं आई, बस मांस भरा पड़ा था इस लड़की में। निधि ने अपना सर अक्ष के सीने पर रख दिया और आराम से सो गई। उस मासूम को क्या पता वो एक माफिया की बाहों में है, एक ऐसा इंसान जो इंसान कम और हैवान ज्यादा है, जिसमें दया नाम की कोई चीज नहीं। ये वही एहसार है जिससे निधि तो क्या पूरा क्राइम वर्ल्ड डरता है, क्योंकि ये उनका बादशाह है जो अभी अपनी एंजल के सामने एक आम आदमी बनकर घूम रहा है। पर बहुत जल्द उसकी सच्चाई इस मासूम के सामने होगी। कुछ देर बाद निधि का घर आ गया। गाड़ी रुक गई। अक्ष निधि के चेहरे को देखते जा रहा था। वो उसे उठा नहीं रहा था। काफी देर तक वो यूं ही उसे लेकर बैठा रहा। अक्ष धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक निधि का फोन बजा। अक्ष वहीं रुक गया और निधि की आंखें खुली। उसने अक्ष को अपने इतने करीब देखा तो वो चौंक गई और उससे दूर होने लगी, पर अक्ष की मजबूत पकड़ से वो रुक गई। निधि बोली, मेरा घर आ गया क्या? अक्ष बोला, निधि बोली, तो अब मैं जाऊं? अक्ष ने कहा, नहीं। निधि बोली, मेरी मम्मी बार बार फोन कर रही है। अक्ष ने उसको झट से छोड़ दिया और पार्टीशन को हटा दिया। निधि गेट खोलने लगी पर उससे खुला नहीं। तब अक्ष ने अपनी तरफ से गेट को खोला और उसे बाहर निकाला और उसका बैग उसे थमा दिया। निधि बिना रुके बिना कुछ बोले झट से अपने घर में भाग गई। अक्ष उसको भागते हुए देख रहा था। उसके बाल लहरा रहे थे, उसका पूरा शरीर मटक रहा था। कुछ ही देर में वो गायब हो गई। अक्ष गाड़ी में बैठा और अपनी कंपनी की तरफ बढ़ा। अब उसने अपने ऊपर हैवान को हावी होने दिया और गुस्से से कंपनी की तरफ बढ़ने लगा। विराट ने बेला के घर के आगे गाड़ी रोकी। बेला गाड़ी से उतर गई और जाने लगी। विराट उसको जाते हुए बेचैनी से देख रहा था। बेला के कदम अचानक से रुक गए और वो पलटकर विराट को देखकर जोर से बोली, ओ अंकल, थैंक यू। विराट भी जोर से बोला, वेलकम नकचड़ी। बेला ने विराट को अपनी जीप निकालकर चढ़ाया और बोली, कद्दू कहीं का। इतना बोलकर बेला फटाफट अंदर भाग गई। विराट उस पर मरे जा रहा था। काश ये हमेशा के लिए उसके हाथ लग जाए तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। विराट मुस्कुराया और उसने टाइम देखा तो उसे याद आया कि आज तो उस आदमी की बैंड बजाने वाला है एएसआर, क्योंकि 24 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है। विराट ने तुरंत गाड़ी कंपनी की तरफ मोड़ दी। एक अनजान जगह एक आदमी डरा सहमा अपने घर के सीक्रेट रूम में दुबक कर बैठा हुआ था। रूम में चारों तरफ अंधेरा था। उसने एएसआर से पंगा तो ले लिया था, पर जब से उसे एएसआर की खतरनाक सच्चाई पता चली है, उसके खूंखार कारनामों के बारे में पता चला है, तब से उसकी जान हलक में अटकी हुई है। वो आदमी एक बिजनेसमैन था जो ड्रग व्यापार की आड़ में लड़कियों की सप्लाई करता है। उसने सोचा था वो एएसआर की मदद से अपना टैक्स फ्री करवा लेगा, पर एएसआर ने उल्टा उसे एक दिन का वक्त दे दिया था कि वो टैक्स फ्री करवा कर दिखाए, पर उसकी इतनी औकात नहीं कि वो ये काम करवा सके। उसने अंडरवर्ल्ड के बादशाह को चैलेंज किया था, तो अब उसे भुगतना पड़ेगा। अब उसकी मोहलत भी खत्म हो चुकी थी, तो अब उसे किसी भी समय अक्ष के सामने पेश होना था। पर अक्ष की सच्चाई जानकर वो डरा सहमा बैठा था। कुछ ही देर में एक काली गाड़ी उसके बंगलों के सामने आकर रुकी। उसमें से कई सारे गार्ड्स बाहर निकले और उस घर को घूरने लगे। वहाँ बोर्ड पर लिखा था, विकास सेठी। गार्ड्स अंदर घुस गए।
अंदर जाकर उन्होंने मेन गेट को तोड़ दिया। अंदर कोई नहीं था। गार्ड्स चारों तरफ फैल गए। तभी उनको एक खुफिया गेट दिखाई दिया। 2 जनों ने उस गेट को तोड़ दिया और अंदर जाकर देखा एक आदमी चद्दर उड़कर कोने में सिमट कर बैठा हुआ था। उसको देखकर गार्ड्स एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और शैतानों की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगे। एक गार्ड ने उसको लात मारी और उसका चादर हटा दिया। विकास सेठी कांप उठा और रोने की हालत में पहुंच गया। गार्ड ने उसे देखकर कहा, क्यों बे, अब क्यों दुक्का पड़ा है? उस वक्त तो बड़ी जुबान चली थी तेरी। दूसरा गार्ड बोला, अरे कोई तो डरा है, इसको देखना, साले की जान बाहर निकल रही है। और वैसे भी इसका इलाज बॉस करेंगे, वो भी एकदम मस्त वाला रहे। चलो इसको घसीट कर ले चलो रे मालिक के पैरों में। विकास बोला, मुझे जाने दो, मुझे उसके पास मत ले जाओ, मैं माफी चाहता हूँ। गार्ड ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे घसीट कर बाहर गाड़ी तक ले गए। विकास को पूरा जमीन पर रगड़ा गया और गाड़ी में धक्का मारकर बैठा दिया। उसके हाथ पैर और मुंह बांध दिए गए और गाड़ी बढ़ गई सिंह ग्रुप एंड कंपनी की तरफ। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी कंपनी के बाहर आई और मेन गेट से अंदर जाने लगी। विकास को गाड़ी से बाहर धक्का मारकर निकाला गया। विकास को बड़ी बेरहमी से घसीटकर सीक्रेट रास्ते से होते हुए उस अंडरग्राउंड एरिया में ले जाया गया जो कंपनी के नीचे था। विकास की हालत खराब हो रही थी। उसका बढ़ता हर कदम उसे उसकी मौत की तरफ ले जा रहा था जो उसका इंतजार कर रही थी। विकास को उसी रास्ते से होते हुए एक डरावने से कमरे में ले जाया गया जहाँ पर नाम मात्र की रोशनी थी, वो भी एक पीले लैंप की जो छत पर लटक रहा था। विकास को उस रूम में लाकर खड़ा कर दिया गया। विकास की नजर उस लटकते हुए पीले लैंप पर गई और वो जैसे जैसे नीचे देखता गया उसकी रूह कांपती गई। लैंप के नीचे एक सोफे पर एक हैवान आराम से बैठा उसे आग भरी निगाहों से घूर रहा था। विकास बुरी तरह से डर गया और कांपने लगा। सोफे के पास विराट खड़ा था। वो आगे आया और विकास की ठुड्डी पकड़ी और गुस्से से बोला, क्यों बे, करवा दिया माल को टैक्स फ्री। विकास बोला, माफ कर दो विराट भाई, मुझसे भूल हो गई जो मैंने इनसे पंगा ले लिया। विराट ने उसकी ठुड्डी को झटक दिया और कहा, भाई इसको तो आप ही प्रसाद खिलाओ, साला लड़कियों को बेचता है। अक्ष एक टांग पर दूसरी टांग देकर आराम से बैठा था और चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अक्ष के मुंह से धुआं निकल रहा था जो पूरे कमरे में फैल रहा था। उसने सिगरेट को मुंह से बाहर निकाला और अपनी 2 उंगलियों के बीच फंसा लिया और एक बार और धुआं छोड़कर विकास की तरफ देखकर बोला, सेठी इधर आना तो। विकास की तो हालत खराब हो गई। उसका अंग अंग कांप रहा था। उसकी मौत बड़े खतरनाक तरीके से उसे अपने पास बुला रही थी। विकास अपनी जगह पर जम गया। एक गार्ड ने उसको धक्का मारा और वो जमीन पर गिर गया। उसको देखकर अक्ष बोला, जमीन पर क्या टैक्स फ्री करवा रहा है? विकास हिम्मत करके खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अक्ष बोला, विराट लिस्ट निकाल। विराट ने एक फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। इस घटिया विकास सेठी ने आज तक 500 लड़कियों को बेचा था और न जाने कितनी लड़कियों के साथ गलत हरकत की थी। जैसे जैसे विराट बोलता जा रहा था अक्ष का पारा हाई होता जा रहा था। अचानक अक्ष खड़ा हुआ और गुस्से से विराट को बोला, बस। विराट एकदम चुप हो गया। अक्ष उस विकास की तरफ बढ़ा और उसने सीधा उसकी गर्दन को पकड़ लिया और उसके कानों में बोला, टैक्स फ्री चाहिए साले को? हाँ तू रुक, तुझे तो आज पूरी दुनिया से फ्री करवाता हूँ। अक्ष ने अपनी हाथ में जलती हुई सिगरेट को अजीब नजरों से घूरा और सीधा उसकी गर्दन में घुसा दिया। विकास दर्द से चिल्लाने लगा पर वहाँ किसी को कोई दया नहीं थी। अक्ष उस सिगरेट को अंदर तक घुसाता जा रहा था और वो चिल्लाता जा रहा था। आधी से ज्यादा सिगरेट अंदर घुस चुकी थी। अक्ष ने उसे वहीं रहने दिया। विकास रोते हुए बोला, प्लीज मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। अक्ष ने उसके गालों को नोच डाला और बोला, दर्द दर्द दर्द, ये क्या होता है? वो उन लड़कियों से पूछना ऊपर जाकर जिनको तूने मार डाला। अक्ष ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा। वो अधमरा जमीन पर गिर गया। अक्ष ने उसके पेट के नीचे वाले हिस्से पर अपना पैर रख दिया और जोर से दबाने लगा। विकास दर्द से चिल्ला उठा। अक्ष हैवान की तरह उसको देखकर बोला, कमजोर पर अपनी मर्दानगी छाड़ता है, निकालो तेरी सारी मर्दानगी। अक्ष ने जोरदार लात उसको मार दी और गुस्से में पलट गया। कुछ पल भी नहीं बीते, अक्ष फिर से उसकी तरफ बढ़ा और एक और लात उसकी पैंट में मार दी। विकास अब अधमरा हो चुका था। एएसआर वापस जाकर अपने सोफे पर बैठ गया और दूसरी सिगरेट जलाकर उसके कश लेने लगा। विराट आगे आया और उस नीच इंसान को उसके बालों से पकड़ा और बोला, पता नहीं तुझे कि भाई को कितनी नफरत है उन लोगों से जो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं। भाई बहुत बेरहम है, हर तरह के क्राइम करते हैं पर एक लड़की के साथ ना गलत करते हैं ना करने देते हैं। पर तूने तो वही काम किया रे, अब तेरे को कोई नहीं बचा सकता। चल 5 मिनट का रेस्ट ले ले। विराट ने उसका सर झटक दिया और अक्ष के पास जाकर खड़ा हो गया। एक सिगरेट पीने के बाद अक्ष ने उसे फेंक दिया और अपने कोट की जेब में हाथ डाला और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसका साथी अब बाहर जो आने वाला था। अक्ष ने अपने खंजर को बाहर निकाला जिसकी धार काफी चमक रही थी। अक्ष हैवान की तरह खंजर को देखकर बोला, काफी दिन से तेरी प्यास नहीं बुझाई ना, चल आज जी भर कर अपनी प्यास बुझा ले। विकास जमीन पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था। उसके सामने उसकी मौत खड़ी थी जो बेहद बेरहम थी। उसकी आधी बची जान भी अब निकलने ही वाली थी। अक्ष खड़ा हुआ और अपने खंजर को देखते हुए विकास की तरफ बढ़ने लगा। विकास सिमटता जा रहा था। अक्ष उसके नजदीक आया और उसने उसकी हथेली पर अपना पैर रख दिया और दबाने लगा। अक्ष की आंखों में सिर्फ और सिर्फ खून नजर आ रहा था। अक्ष ने खंजर को विकास के सामने किया। वो खतरनाक खंजर की धार देखकर
विकास तड़प उठा और रोने लगा। विकास भीख मांगने लगा, मुझे जाने दो, अब से मैं किसी लड़की के साथ गलत हरकत नहीं करूंगा, प्लीज एक आखिरी मौका। अक्ष खंजर को अपनी हथेली पर चलाते हुए बोला, वो लड़कियां भी ऐसी ही गिड़गिड़ाई होंगी ना, पर तुझ कमीने ने उनकी एक नहीं सुनी होगी। और एहसार ने अपना खंजर कसकर पकड़ा और नीचे उस आदमी के पास बैठ गया। अक्ष ने उसके शर्ट को फाड़ दिया। विकास और तड़पने लगा। अब अक्ष के सामने उसका खुला सीना था। अक्ष खंजर को पकड़ा और अपने गार्ड्स को इशारा किया। 2 गार्ड्स ने आकर विकास के हाथ पैर पकड़ लिए। अक्ष ने खंजर को उसके सीने पर चलाना शुरू किया। विकास बुरी तरह से रोने लगा। अक्ष बेरहमों की तरह उसके सीने पर कुछ न कुछ लिख रहा था। पूरा सीना खून से लथपथ हो गया। खून बहता हुआ नीचे जमीन पर आ गया था। खंजर पूरा लाल हो चुका था। अक्ष ने उसके सीने के बीचों बीच बड़े बड़े अक्षरों में लिखा ASR। उसके सीने पर खून से ASR लिखा हुआ था। अक्ष रुका और अपने खंजर को एकदम जोर से उसके दिल में घोंप दिया। एक भयानक चीख पूरे रूम में गूंज उठी, पर वहां खड़े एक आदमी को भी दया नहीं आई, क्योंकि ऐसे नीच लोगों की मौत ऐसी ही होती है। लड़कियों के साथ बिना उनकी मर्जी के कुछ भी करना गलत ही नहीं, एक गुनाह भी है, जिसकी सजा इंसान तो क्या, यमराज भी बड़ी बेरहम देता है। अक्ष खड़ा हुआ और अपने खंजर को देखने लगा। एक गार्ड आगे आया। उसने अक्ष को कपड़े दिए। अक्ष ने अपना खंजर साफ किया और उसे जेब में डाल दिया। जमीन पर पड़े बेजान शरीर को एक जोरदार लात मारकर अक्ष बोला, फेंकवा तो साले को कचरे के डिब्बे में। इतना बोलकर अक्ष वहां से चला गया। विराट उसके पीछे पीछे चलने लगा। अक्ष अंडरग्राउंड से बाहर आकर सीधा अपनी कंपनी की बिल्डिंग में घुस गया। उसको देखकर सब खड़े हो गए और सर झुकाकर उसको ग्रीट करने लगे। अक्ष सबको इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ा। बिल्डिंग के मेन हॉल की बड़ी सी दीवार पर एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। अक्ष उस तस्वीर के आगे आकर खड़ा हो गया और उसको देखने लगा। विराट उसके पीछे खड़ा था। उस तस्वीर को देखकर विराट की आंखों में आंसू बहने लगे। एक प्यारी सी और खूबसूरत सी लड़की की तस्वीर सामने थी, जिसमें वो मासूम सी लड़की मुस्कुरा रही थी। विराट बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रहा था और अक्ष बिना किसी भाव के उस तस्वीर को एकटक देखे जा रहा था। उस तस्वीर के आगे फूल रखे हुए थे, जिन्हें देखकर अक्ष बोला, कमल इतने पसंद थे कि तुम्हें अब रोज कमल ही चढ़ते हैं। विराट ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से पानी बहने लगा। अक्ष वहां से अपने कैबिन में चला गया। विराट आगे आया और उस तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर बोला, काश तुम होती तो सब कुछ कितना अलग होता। विराट भी वहां से चला गया। अक्ष का आलीशान कैबिन बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर ही था। बहुत ही खूबसूरत और विकसित सा कैबिन था एसआर का, जहां से वो पूरी कंपनी को हैंडल करता था। अक्ष जाकर अपनी बड़ी सी और आलीशान सी चेयर पर बैठ गया और अपने पेंडिंग काम पूरे करने लगा। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि अभी उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। वो बस अपना काम करने लगा। उसको अब आसपास की कोई खबर नहीं थी। विराट अपने कैबिन में चला गया, जो अक्ष के बाजू में था। विराट अपनी चेयर पर बैठा और लंबी सांस लेकर बोला, काफी खतरनाक दिन था आज का। विराट ने आंखें बंद की और सर टिकाकर बैठ गया। तभी उसके दिमाग में नकचड़ी घूमने लगी। आंखें बंद किए हुए विराट मुस्कुराने लगा। रात हो चुकी थी। निधि ने खाना खा लिया और अपने कमरे में बुक्स रीड कर रही थी। उसका पढ़ाई में ध्यान जा ही नहीं रहा था। बार बार उसे वो किस्से याद आ रही थी जो अक्ष ने उसे की थी। निधि ने कई बार अपना सर झटका, पर वही ख्याल उसके दिमाग में घूमने लगा। परेशान होकर निधि ने बेला को कॉल किया, जो खुद विराट अंकल के ख्यालों में गुम थी। उसने काफी देर बाद निधि का कॉल पिक किया और बोली, सोई नहीं अब तक? निधि बोली, पढ़ रही थी पर पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, क्या करूं? बेला बोली, मेरा तो कहीं मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। निधि बोली, कल ना किसी बाबा से नजर उतरवा कर आएंगे, तब कुछ अच्छा लगे शायद। बेला ने कहा, हाँ, और कल हॉलिडे भी है तो थोड़ी शॉपिंग भी हो जाए, क्या बोलती है? निधि ने कहा, हाँ यार, मजा आएगा, तू और मैं, वाह वाह, कल का प्लान ओके। बेला ने कहा, पर कहाँ? निधि बोली, डिसेंट मॉल में। ओके। बेला ने कहा, डन डन। दोनों ने ऐसी ही बातें की। उधर सिंह ग्रुप एंड कंपनी में अक्ष अभी भी अपना काम कर रहा था। उसके कानों में एक डिवाइस लगा हुआ था, जिससे वो मीठी मीठी आवाज सुन रहा था, और वो आवाज निधि की थी। अक्ष निधि की बातें सुन रहा था। कल वो कहाँ जाने वाली है, क्या करने वाली है, सब कुछ अक्ष को पता चल गया था। ऐसा नहीं था कि अक्ष लड़कियों की प्राइवेट बातें सुन रहा था, वो बस निधि की खबर रखना चाहता था। उसे पता होना चाहिए ये लड़की कहाँ रहती है, किससे बात करती है। अब उसे पता चल गया है कि उन दोनों का क्या प्लान बना है, तो उसने उस डिवाइस को अपने कान से निकाला और लैपटॉप को बंद कर दिया। निधि और बेला तो अभी भी बातें कर रही थी, जिन्हें सुन पाना सबके बस में नहीं था। अक्ष को जितनी जानकारी चाहिए थी उतनी उसे मिल गई थी। अक्ष ने विराट को कॉल करके कुछ कहा और कंपनी में अपनी रेंज रोवर लेकर निकल गया। इतनी देर बात करने के बाद दोनों सहेलियां थक गईं और गुड नाइट बोलकर कॉल कट कर दिया। निधि खुश थी, कल वो शॉपिंग पर जाने वाली थी। वो खुशी से झूम उठी और गोल गोल घूमने लगी। फिर जाकर वो बालकनी में खड़ी हो गई। ठंडी हवाएं उसको सुकून पहुंचा रही थी। उसके जिस्म को जैसे ही ठंडी हवा छूती, उसके रोंगटे खड़े हो जाते और वो मुस्कुराने लगती। उसकी मुस्कान पर तो इतना बड़ा माफिया भी मरमिटा है, तो बाकी तो क्या ही चीज है। निधि ने अपने हाथ अपने कमर पर कस लिए और हवा को महसूस करने लगी। उसकी अदा बार बार उस इंसान को घायल कर रही थी, जो उसे दीवानों की तरह पेड़ के पीछे खड़ा होकर देख रहा था। उसकी आंखों में निधि को पाने की चाहत और बढ़ रही थी। वो नशीली आंखों से निधि की हर एक अदा को देख रहा था। आंखें बंद किए निधि सुकून महसूस कर रही थी। तभी उसके सामने अक्ष का हैंडसम सा चेहरा घूमने लगा। निधि का दिल धक धक करने लगा। शरीर में अजीब सी हलचल पैदा होने लगी। निधि को याद आया कैसे अक्ष ने उसके होठों को छुआ था और हद से ज्यादा चूमा था। निधि के हाथों की उंगलियां अपने आप उसके होठों की तरफ बढ़ने लगी। अक्ष उसको जुनून से देख रहा था। निधि ने अपनी उंगलियां अपने होठों पर रख दी, जहां अक्ष ने अपने होठ रखे थे। निधि के गाल लाल हो गए
उसके चेहरे पर लालिमा छा गई जो अक्ष को उसका दीवाना बना रही थी। निधि ने अपनी उंगलियों को अपने होठों पर रखा और उधर अक्ष के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो नशे से निधि को देखने लगा। निधि को एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने झट से अपनी आंखें खोल दी और चारों तरफ देखने लगी, पर उसे कोई नहीं दिखा। निधि के चेहरे पर शिकन छा गई। उसे सच में बार बार ऐसा एहसास होता है कि कोई तो है जो उसके आसपास उसे अजीब नजरों से देखता है। उसकी बेचैन नजरें निधि को परेशान करती हैं। अक्ष पेड़ के पीछे खड़ा उसकी तड़प और बेचैनी देखकर बोला, मैं तो बस तेरे आलम में चाहूँ रहना सदा, मैं तो बस तेरी उल्फत में चाहूँ रहना सदा। निधि अपने आप से बोली, बार बार एक ही वहम नहीं हो सकता, पक्का कोई ना कोई तो है जो हर वक्त मुझ पर नजर रख रहा है, पर कौन है, क्यों सामने नहीं आता। निधि को अब थोड़ा डर लगने लगा था उस अनजान से जो उसे अजीब नजरों से देखता है पर सामने नहीं आता। निधि अपनी आंखें इधर उधर घुमाने लगी पर उसे कोई नहीं दिखा। निधि ने अपने बेचैन दिल पर हाथ रखा और कहा, ये एहसास जाना पहचाना है, कौन हो तुम, हो तो यहीं कहीं पर सामने नहीं आ रहे, क्यों, मुझे सच में डर लगता है, पता नहीं क्या हो रहा है। वो शैतानी मुस्कान अक्ष को और भी आकर्षक बना रही थी और वो अपनी जुनूनी निगाहों से उसकी मलिका को देख रहा था जैसे वो अपनी सल्तनत में ले जाना चाहता है। अक्ष ने अपने ओवरकोट की जेब में रखे खंजर को पकड़ लिया और निधि की तरफ देखकर बोला, दिन भर भटकता रहूं, रातों में जागा करूं, इतना दीवाना हूं मैं तेरा। निधि को क्या पता था कि अब उसकी जिंदगी उसे किस ओर ले जाने वाली है। अब से उसकी हर एक सांस पर हक होगा उसका, जिससे निधि सबसे ज्यादा डरती है। अक्ष को निधि की हालत समझ आ रही थी। उस पर तो एक जुनून सवार था, एक नशा चढ़ा हुआ था निधि को हासिल करने का। मिस निधि रावत, अब जल्द ही आओगी तुम, मेरी सल्तनत की मलिका बनकर, मेरी महबूबा बनकर। निधि ने आह भरी और अपने बेड पर जाकर सो गई। कल के बारे में सोचकर वो थोड़ा खुश हो गई और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। बाहर अंधेरी काली रात में घने पेड़ के नीचे खड़ा माफिया जुनून से उस खिड़की को देख रहा था। ये दीवानगी कभी न खत्म होने वाली थी। निधि अपनी नींद में गुम थी। सब कुछ शांत था, पर यह शांति आने वाले तूफान के पहले की थी। अगली सुबह 9 बजे आज निधि लेट उठी। उठकर सीधा बाथरूम में चली गई और नहाकर बाहर आई। निधि एक तौलिए को लपेटकर बाहर आई थी। कांच के आगे खड़ी हो गई और तौलिए को थोड़ा सा हटाकर उसने उस त्रिशूल के निशान को देखा और खुश हो गई। उसके सीने के दाईं तरफ ये निशान उसे हमेशा खुश कर देता था। कुछ तो कनेक्शन होगा, कुछ तो मतलब होगा इस निशान का, मुझे पता नहीं, पर इस निशान को देखकर रोज यही सोचती हूँ कि जरूर एक दिन इसका कनेक्शन मुझे पता चलेगा। मैं वेट कर रही हूँ उस दिन का। निधि मुस्कुराने लगी और कपड़े पहनकर तैयार होने लगी। एक आदमी तेज धूप के नीचे पुशअप्स कर रहा था। उसकी आकर्षक बॉडी चमक रही थी। उसके सीने पर बना एक बड़ा निशान जो बिल्कुल त्रिशूल जैसा था, धूप में वो भी आकर्षक दिख रहा था। उस आदमी के चेहरे पर पसीना आ रहा था। वो दम लगाकर पुशअप्स कर रहा था। उसके रेशमी बाल जो गीले हुए थे उसके माथे पर आ रहे थे। एक गार्ड उसके पास आया और सर झुकाकर खड़ा होकर बोला, बॉस, विकास का कनेक्शन कबीर रेड्डी से था। कबीर रेड्डी का नाम सुनकर वो आदमी अचानक रुक गया और एक झटके से खड़ा होकर अपने गार्ड को घूरने लगा। गार्ड डर गया। अक्ष उसकी तरफ बढ़ा और उसकी ठोटी पकड़कर बोला, क्या नाम लिया तूने? गार्ड बोला, बॉस, कबीर रेड्डी। अक्ष ने उसके चेहरे को जोर से झटक दिया और गुस्से से बोला, मेरे रास्ते में जो भी आएगा वो मौत के मुंह में जाएगा। अक्ष अपने रूम में चला गया। बाथरूम में जाकर वो शावर के नीचे खड़ा हो गया। ऊपर से बहता ठंडा पानी भी उसके जिस्म में जलती आग को बुझा नहीं पा रहा था। अक्ष बहुत गुस्से में था उसका नाम सुनकर। कुछ देर बाद अक्ष बाहर आया। उसने एक ब्लैक कलर का ओवरकोट पहना और ब्लैक जीन्स। कोट की कैप अपने सर पर लगा ली और काले चश्मे और काले मास्क को पहनकर माफिया एहसार एकदम तैयार था अपनी मलिका के पास जाने के लिए। अक्ष ने अपने कान में डिवाइस लगा लिया और रेडी होकर नीचे चला गया। बंगलो के बाहर उसके गार्ड्स रेडी थे गाड़ी लेकर। आज विराट उनके साथ नहीं था। अक्ष के लिए गार्ड ने गेट खोला। वो बड़े रौब से गाड़ी में बैठ गया। उनकी गाड़ी निधि के घर की तरफ बढ़ गई। उधर निधि एकदम तैयार हो चुकी थी। आज उसने ब्लैक कलर की डेनिम की जैकेट पहनी थी। उसके अंदर व्हाइट टी शर्ट और नीचे ब्लू जीन्स। उसने लंबे बालों की आज पोनी टेल बनाई थी और एक क्यूट सी पिन भी लगा दी। निधि आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने एक प्यारा सा व्हाइट कलर का हैंडबैग लिया और नीचे चली गई। हॉल में बेला उसका वेट कर रही थी। बेला ने पिंक टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी। उसके बाल खुले थे, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। निधि के आते ही दोनों साथ में बाहर चली गई। निधि ने कैब बुक करवा दी थी और वो कुछ ही देर में आ गई थी। दोनों हंसी खुशी अंदर बैठी और कैब आगे बढ़ गई। कैब के जाते ही एक काली रेंज रोवर उनके पीछे चलने लगी। दोनों गाड़ियां हाईवे पर चल रही थी। निधि खुश थी, बेला की बात पर मुस्कुरा रही थी। तभी उसकी नजर एक पानी पूरी के ठेले पर गई। निधि बोली, भैया गाड़ी रोक दो। बेला ने कहा, क्या हुआ? निधि बोली, उधर देख, पानी पूरी। बेला खुशी से चीखी और दोनों हाथ में हाथ डाले गाड़ी से उतर गई। मॉल यहाँ से पास में ही था, इसलिए उन्होंने कैब वाले को भेज दिया। कुछ दूरी पर रेंज रोवर रुक गई और अक्ष उसमें से बाहर निकल गया। निधि और बेला पानी पूरी के ठेले पर भाग कर गई। दोनों के मुंह में पानी आ गया। बेला ने कहा, भैया एकदम तीखी बनाना। निधि बोली, हाँ एकदम तीखी और खट्टी भी। दोनों पानी पूरी खाने लगी। तभी अक्ष निधि की ओर बढ़ने लगा। निधि पानी पूरी खाने में बिजी थी। उसे नहीं पता कि कोई उसे देख रहा है और उसके एकदम पास में है। अक्ष की सिर्फ आंखें दिख रही थी जिनका उपयोग वो निधि को देखने में कर रहा था। निधि का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे फिर से वही एहसास होने लगे। पीछे पलट कर देखा तो वहाँ काफी लोग थे। अब इनमें से कौन होगा जो निधि को घूर रहा है? निधि ने इग्नोर किया और पानी पूरी पर फोकस किया। निधि की नजर रोड के पार एक आइसक्रीम की शॉप पर गई। वो खुश हो गई और बोली, बेला तू खा, मैं दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ, ओके? बेला ने कहा, जल्दी आना। निधि रोड क्रॉस करने लगी। अक्ष उसके पीछे पीछे चलने लगा। निधि रोड क्रॉस करके आइसक्रीम शॉप पर पहुंची और उसने 2 चॉकलेट कोन लिए
और उनको लेकर वापस रोड क्रॉस करने लगी। अक्ष उसके पीछे पीछे चल रहा था। निधि को अजीब तो लगा पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। निधि रोड क्रॉस कर ही रही थी कि तभी सामने से एक बड़ा सा ट्रक तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ा। उसका ब्रेक फेल हो गया था। ड्राइवर निधि को देखकर साइड में हटने का इशारा कर रहा था, पर निधि अचानक हुए हलचल से सदमे में चली गई थी और वहीं जम गई। उसकी आंखों में खौफ दिख रहा था। ट्रक एकदम निधि के पास आ गया। वक्त रहते अक्ष ने उसे खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। ये हादसा इतना भयानक था कि सब लोग वहीं देख रहे थे। बेला की तो हालत खराब हो गई। वो भागती हुई निधि के पास आई। निधि डरी सहमी अक्ष की बाहों में सिमटी हुई थी। अक्ष ने उसको कसकर पकड़ा हुआ था और निधि ने उसे। बेला उसके पास आकर खड़ी हो गई और बोली, निधि तू ठीक है ना मेरी जान? निधि कुछ नहीं बोली। उसे बहुत सुकून मिल रहा था इस वक्त उस अनजान की बाहों में। अक्ष गुस्से भरी आंखों से उस ट्रक को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। उसने निधि को कसकर पकड़ा हुआ था। बेला ने कहा, निधि। अब जाकर निधि को होश आया। उसने देखा वो किसी अनजान से लिपटी हुई थी। निधि झट से उससे दूर होने लगी, पर अक्ष ने उसे छोड़ा नहीं। निधि और बेला हैरान हो गए। तभी अक्ष ने उसे छोड़ दिया। बेला ने झट से निधि को गले लगा लिया। सारी भीड़ अब हट गई थी। अब वहाँ अक्ष, निधि और बेला खड़े थे। बेला ने कहा, तू ठीक तो है ना? निधि बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी निधि की नजर रोड पर बिखरी पड़ी अपनी आइसक्रीम पर गई। निधि उदास हो गई। अक्ष ने उसकी नजरों का पीछा किया और आइसक्रीम शॉप पर गया और वहाँ से एक पूरा बॉक्स लेकर वापस आया। बेला निधि को समझा रही थी, तभी वहाँ अक्ष आया। उसने निधि का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखकर धीमे से बहुत भारी आवाज में बोला ताकि वो उसे पहचाने नहीं, तुम्हारी जान अब तुम्हारी नहीं है, वो किसी और के लिए जरूरी है। तो आज के बाद ऐसी भूल हुई ना तो। निधि को कुछ समझ नहीं आया। अब ये कौन है जो उसे धमकी दे रहा है? बेला को कुछ सुनाई नहीं दिया था। निधि अक्ष को घूर रही थी। तभी अक्ष ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और आइसक्रीम का बॉक्स थमा दिया। निधि को उसकी आंखें जानी पहचानी लग रही थी, पर उसे याद नहीं आया। अक्ष उससे दूर हुआ और वहाँ से चला गया। निधि उस आदमी को जाता हुआ देख रही थी। उसकी खुशबू बहुत करीबी थी और हसीन थी जो निधि को खींच रही थी। अक्ष एकदम से गायब हो गया। बेला उसके पास आई और आइसक्रीम का बॉक्स उसके हाथ से ले लिया। बेला ने कहा, वाह यार, अपने तो मजे हो गए, इतनी सारी आइसक्रीम खाएंगे अब। निधि बोली, बेला वो आदमी कौन था? बेला ने कहा, होगा कोई जिसने तेरी जान और आइसक्रीम दोनों बचाई। छोड़ उसे, अब चल मॉल में बैठकर आराम से खाएंगे। निधि ने कहा, बेला वो अजनबी नहीं लग रहा था यार, चल उसको ढूंढते हैं। बेला ने कहा, ए पागल, यहाँ इतने सारे लोगों में उसे कैसे ढूंढेगी? उसका तो चेहरा भी हमने नहीं देखा। निधि ने कहा, पर बेला ने उसका हाथ पकड़ा और उसे मॉल की तरफ ले जाने लगी। अक्ष फिर से उनके पीछे चलने लगा, जो अभी कहीं खड़ा था। चलते हुए निधि को वही एहसास फिर से हुआ। वो तुरंत पीछे पलटी। काफी लोग चल रहे थे। निधि का मासूम चेहरा उस एहसास की खोज में था और वो एहसास जुनून से निधि को देख रहा था। बेला ने उसे खींचा और मॉल के अंदर घुस गई। एहसास भी उनके पीछे पीछे चल दिया। निधि और बेला मॉल के अंदर आ गई। बहुत बड़ा मॉल था। चारों तरफ बड़ी बड़ी शॉप्स एंड कैफेज थे। दोनों की आंखों में चमक आ गई। कुछ देर के लिए निधि वो हादसा भूल गई और खुशी से चारों तरफ देखने लगी। बेला ने कहा, चल मेरी जान, अपने अपने पापा का बैंक बैलेंस उड़ाए। निधि ने कहा, हाँ चल। बेला ने कहा, पहले इस आइसक्रीम को तो खा ले। हाय लाड़ आ रही है इसे देखकर। निधि ने कहा, मोटी, तेरा पति तुझे खिलाते खिलाते थक जाएगा। बेला ने कहा, और तेरा पति तुझे मनाते हुए और समझाते हुए थक जाएगा। निधि ने कहा, चल हट, चल अब उस कैफे में चलते हैं। दोनों झूमते हुए कैफे में चली गई और एक टेबल पर बैठ गई। बेला ने जल्दी से बॉक्स को खोला और ठूसने लगी। निधि ने भी वही किया। अक्ष कैफे के कांच से निधि को आइसक्रीम खाते हुए देख रहा था। उसने तो न जाने कितने सालों से आइसक्रीम नहीं खाई थी, पर आज उसका मन कर रहा था कि निधि के होठों पर लगी आइसक्रीम को खाया जाए। दोनों बिजी थी। बेला सर हिलाती हुई इधर उधर देखकर आइसक्रीम खा रही थी कि तभी उसकी नजर कैफे के बाहर गई। उसने देखा तो हैरान हो गई। विराट मॉल के अंदर आ रहा था अपने 2 गार्ड्स के साथ। अक्ष ने जो उसे काम सौंपा था अब हो गया था, इसलिए वो भी अब आएगा अपनी नकचड़ी के पास उसके दीदार करने के लिए। बेला के चेहरे पर मुस्कान आ गई और आइसक्रीम अब उसे भा नहीं रही थी। उसने उसे टेबल पर रख दिया और खड़ी हो गई। निधि उसे हैरानी से देख रही थी और बोली, क्या हुआ, वॉशरूम आई है? बेला तो मग्न थी विराट को देखने में। आज वो एकदम जवान और हैंडसम लग रहा था। उसने नॉर्मल व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। निधि ने कहा, ओए कहाँ खो गई, क्या हुआ? बेला ने कहा, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, तो यही रहना, कहीं जाना मत। निधि ने कहा, कहाँ जा रही है यार? बेला ने कहा, बाथरूम, और कुछ अर्जेंट कॉल करना है, आती हूँ, तो रुकना। बेला बिना निधि की बात सुने भाग गई। निधि ने उसके सामने मुंह बिगाड़ा और आइसक्रीम खाने लगी। अक्ष अब अंदर आया और उससे थोड़ा दूर दूसरी टेबल पर बैठ गया और स्पून को हिलाने लगा। उसकी नजर बस निधि के चेहरे पर थी। कितना जुनूनी इंसान है अक्ष, न जाने आगे क्या क्या करेगा वो निधि के लिए। बेला कैफे से बाहर निकलकर सीधा विराट की तरफ आगे बढ़ने लगी, पर अचानक उसके कदम वहीं थम गए और वो वापस पलटने लगी। तभी विराट जोर से बोला, नकचड़ी, तुम्हें ही ढूंढ रहा था मैं, वापस कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ ना। बेला का दिल धक धक कर रहा था। आज उसे अलग ही महसूस हो रहा था। उसने आह भरी और पलटकर उसकी तरफ देखा और वो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। बेला ने कहा, अंकल तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कोई काम धंधा नहीं है क्या? विराट उसके पास जाकर बोला, नकचड़ी, मैं अपना काम और धंधा पूरा करके ही यहाँ आया हूँ, दूसरा जरूरी काम करने। बेला ने कहा, कौन सा? विराट टेढ़ी नजर से देखते हुए बोला, है कोई बहुत खास काम? बेला ने कहा, पर कौन सा? विराट बोला, तुम्हें क्यों बताऊं? बेला ने कहा, ठीक है मत बोलो, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर बेला जाने लगी और एक शॉप की तरफ बढ़ गई। विराट उसके पीछे पीछे चलने लगा और बोलता रहा, मैं नकचड़ी की नाक देखने आया था। बेला पलटी और उसकी कॉलर पकड़कर बोली, मेरी नाक इतनी तीखी है ना कि सीधा चुभा दूंगी। विराट कातिल मुस्कान लिए बोला, हाय चुभा दो ना, मैं तैयार हूँ। बेला हंसने लगी और उसे छोड़कर शॉप में घुस गई।
विराट उसके दीवाने आशिक की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगा। गार्ड वहीं शॉप के बाहर खड़े हो गए। बेला जिस शॉप में गई थी वो लेडीज वेयर थी। वो काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, मुझे कुछ यूनिक से टॉप दिखाओ। विराट उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। बेला ने कहा, भैया आपके पास कोई कद्दू की कॉस्ट्यूम होगी क्या? विराट बोला, रहने दीजिए, पहले एक मिर्ची की कॉस्ट्यूम दिखाइए, मैडम को पहननी है। बेला को गुस्सा आया और वो उसे आंख दिखाकर बोली, ओए अंकल के बच्चे, तुम ना बहुत बोलते हो। विराट बोला, मेरे बच्चे? ओह मुझे तो शर्म आ गई, तुम भी ना कैसी कैसी बातें कर रही हो। बेला बोली, ओ अजीब आदमी, तुम्हारे बच्चे नहीं। विराट बोला, तो क्या हमारे बच्चे? बेला बोली, क्या कहा तुमने? विराट झट से मुड़ गया और शॉपकीपर से बोला, अरे दिखाओ इनको यूनिक से टॉप्स एंड टी शर्ट। बेला मंद मंद मुस्कुराने लगी और टॉप देखने लगी। एक रेड कलर का टॉप उसे मिला। उसने ऊपर लगाकर कांच में देखा तो पीछे से विराट ने नाम में इशारा किया। बेला ने दूसरा उठाकर चेक किया और विराट के सामने देखा तो वो बोला 50-50 है। बेला ने एक ब्लू कलर का टॉप लिया जो विराट ने देखते ही पसंद कर लिया। बेला भी खुश हो गई और शॉपिंग करने लगी। उधर कैफे में निधि कब से बेला का इंतजार कर रही थी, पर ये लड़की पता नहीं कितना वॉशरूम करके आएगी। काफी आइसक्रीम तो पिघल चुकी थी। अब निधि नन्ही सी जान कितनी ही खाए, वो भी थक कर बैठ गई। निधि को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हुई। जैसे ही उसने सामने देखा, बीच में एक वेटर आ गया और उसे वो मास्क मैन नहीं दिखा। निधि ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, फिर से वही एहसास, फिर से वही खुशबू, कौन है मेरे पास? अब तो यकीन हो चुका है कि कोई तो है, क्योंकि मुझे उसकी जुनूनी आंखें अपने ऊपर महसूस होती हैं। ऐसा लगता है वो हर पल हर घड़ी मेरे पास होता है, पर सामने नहीं आता। क्यों? प्लीज एक बार सामने आ जाओ। और वो आदमी कौन था जो मुझे धमकी दे रहा था, जिसने मेरी जान बचाई? हे भगवान, मैं कितने लोगों से निपटूं? एक वो अक्ष सिंह राजपूत जिनका कुछ समझ नहीं आता, एक ये अनजान एहसास जो आजकल बढ़ चुके हैं, और आज ये नया आदमी जो मुझे यूं धमकी दे गया। झोल ही झोल है चारों तरफ, और सबसे बड़ा झोल ये बेला की बच्ची है जो पता नहीं कहाँ चली गई है, मोटी कहीं की। निधि के एक एक एक्सप्रेशंस को अक्ष नोटिस कर रहा था। उसके चेहरे पर कातिल मुस्कान आ रही थी। कितनी बेचैन है उसकी मलिका ये जानने के लिए कि कौन है जो हर वक्त उसके साथ एक साए की तरह है। निधि यूं ही बैठी थी, तभी एक आदमी उसके पास आया और बोला, आप अकेले बैठी हैं? आपके साथ कोई नहीं आया क्या? उसको देखकर अक्ष का पारा चढ़ गया और उसकी मुट्ठी कस गई। उसने तुरंत अपनी कैप उतारी और मास्क को जेब में डाल दिया। अब वो एकदम अक्ष सिंह राजपूत लग रहा था। वो अपनी सीट से खड़ा हुआ और निधि की तरफ बढ़ने लगा। निधि उस आदमी से बोली, आपका मतलब? वो आदमी कुछ बोलता उससे पहले अक्ष निधि के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया और खून भरी निगाहों से उस आदमी को घूरने लगा। अक्ष को देखकर वो आदमी बोला, ये कौन है? अक्ष बोला, इसका तुमसे कुछ मतलब? वो आदमी बोला, जी नहीं, वो क्या है ना कि सारी टेबल्स बुक्ड हैं और ये मुझे खाली दिखी तो मैं यहाँ आ गया। अक्ष निधि को देखकर बोला, जुबान कहीं बाहर घूमने गई है? निधि तो उसको वहाँ देखकर सदमे में चली गई थी। उसके सामने तो वो किस वाला सीन घूमने लगा। अक्ष ने उसके चेहरे पर आती लट को उसके कानों के पीछे करते हुए कहा, सुनाई नहीं दे रहा क्या? अगर ऐसा है तो चलो, अभी तुम्हारा इलाज करता हूँ। निधि बोली, वो मैं तो यहाँ चुपचाप बैठी थी, ये आए थे मेरे पास। अक्ष ने उस आदमी को घूरा और वो तुरंत वहाँ से चला गया। अक्ष ने निधि के कंधों को पकड़ लिया और उसके कानों में बोला, चलो मेरे साथ। निधि की सांसें तेज हो गई। जिस तरीके से अक्ष ने उसे बोला था, उससे निधि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। अक्ष ये देखकर शैतानी नजर से उसे देखने लगा और अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसने निधि का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया। अक्ष निधि को कैफे से बाहर ले गया। निधि उसके पीछे पीछे चल रही थी। अक्ष उसको एक साड़ी की शॉप में ले गया। दोनों अंदर गए और काउंटर के पास जाकर खड़े हो गए। अक्ष ने कहा, टेक देम। निधि ने सामने देखा तो वहाँ ढेर सारी साड़ियाँ थी। वो हैरानी से कभी अक्ष को देखती तो कभी साड़ियों को। साड़ी का वो क्या करेंगी? निधि बोली, किसके लिए लेनी है? अक्ष बोला, ओनली फॉर यू। निधि क्या ही बोले इस आदमी को। अब उसने हिम्मत हार दी और एक एक करके साड़ी देखने लगी। उसको एक पिंक कलर की साड़ी पसंद आई जो अक्ष ने उससे छीन ली और वापस रख दी। निधि ने फिर ग्रीन कलर की साड़ी ली तो अक्ष ने उसे जोर से खींचा और काउंटर पर रख दिया। निधि को गुस्सा आ गया और वो चुपचाप खड़ी हो गई और मुंह फुलाकर बोली, खुद ही बता दो कौन सी। अक्ष ने झट से एक रेड कलर की शिफॉन की प्लेन साड़ी उठाई और निधि के हाथों में थमा दी। साड़ी सिंपल सोबर थी। निधि उसको देखकर हैरान थी। इस आदमी को साड़ी पसंद करना भी आता है, क्या बात है। शॉपकीपर बोली, मैडम इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन। निधि बोली, नहीं मुझे नहीं करनी ट्राई। अक्ष ने निधि का हाथ पकड़ा और उसे ट्रायल रूम में धकेल दिया और गेट बंद कर दिया। निधि ने खुद को कांच में देखा और बोली, अरे यार ये क्या जबरदस्ती है, पर मैं क्या ही कर सकती हूँ, चलो ट्राई करते हैं। निधि ने अपनी जैकेट निकाली और जीन्स के ऊपर ही साड़ी लपेट ली और बाहर आ गई। निधि साड़ी में काफी सुंदर लग रही थी। उसका गोरा रंग उभर कर बाहर आ रहा था। निधि हिचकिचाते हुए बाहर आई और अक्ष के सामने जाकर खड़ी हो गई। अक्ष उसको ऊपर से नीचे तक जुनून से देख रहा था। सच में कमाल की खूबसूरत है ये लड़की। अक्ष की अजीब नजरों से निधि का दिल धक धक कर रहा था। वो तुरंत ट्रायल रूम में भाग गई और गेट बंद करके लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने फटाफट साड़ी उतार दी और जैकेट पहनकर बाहर आ गई। अक्ष उसे अभी भी उन्हीं नजरों से देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, पर एक दीवानापन था जो निधि के लिए था। निधि ने देखा एक गार्ड ने 20 बैग्स पकड़ रखे हैं। निधि हैरान हो गई, मतलब इतनी सारी साड़ियों का वो क्या करेगी? निधि इतने सारे बैग्स को देखकर हैरान थी। वो अक्ष को बोली, मिस्टर राजपूत इतनी सारी साड़ियां किसके लिए? अक्ष कुछ नहीं बोला और उसका हाथ पकड़कर शॉप से बाहर निकल आया। निधि चलते हुए उसे देख रही थी। अक्ष उसको खींचकर मॉल से बाहर ले जाने लगा। तभी निधि बोली, मुझे और भी शॉपिंग करनी है। अक्ष वहीं रुक गया और पलटकर बोला, वेयर? निधि ने कॉस्मेटिक्स की शॉप की तरफ इशारा किया। अक्ष उसको सीधा वहां ले गया। उस शॉप को देखते ही निधि की आंखें चमक उठी और वो झूमने लगी। निधि जैसे ही आगे बढ़ने लगी, अक्ष का हाथ उस पर कस गया
वो सवालिया नजरों से अक्ष को देखकर बोली, मुझे छोड़ो ना, मुझे वो सब लेना है। अक्ष ने उसका मासूम सा चेहरा देखा तो उसके हाथ अपने आप ढीले पड़ गए। ने काफी सामान ले लिया और अंत में उसकी नजर सैनिटरी नैपकिन पर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अक्ष उसे ही देख रहा था। अब निधि उसके सामने पैड कैसे ले? वो हिचकिचा रही थी और ये आदमी एकटक उसे देखे जा रहा था। निधि बार बार नैपकिन को देख रही थी। शर्म के मारे उसने नहीं लिया और नेल पेंट देखने लगी। अक्ष ने उसकी नजरों का पीछा किया और वो समझ गया। अक्ष सैनिटरी नैपकिन कॉर्नर की तरफ गया। वहां से उसने 2 बड़े बड़े पैकेट उठा लिए और आराम से उन्हें अपने हाथों में पकड़कर निधि के पास ले आया। अक्ष ने कहा, ये लो। निधि ने पलटकर देखा तो वो चौंक गए और उसे शर्म आने लगी। ये आदमी खुलेआम कैसे उन्हें उठाकर ले आया है और उसे थमा रहा है। निधि वापस पलट गई तो अक्ष ने उन्हें पैक करवा दिया और एक बैग में डालकर पकड़कर निधि के पीछे खड़ा हो गया। निधि ने अच्छी खासी शॉपिंग की और जैसे ही बिल पे करने लगी अक्ष ने उसे पकड़ लिया और बाहर ले गया। अब अक्ष उसे सीधा मॉल से बाहर ले गया और अपनी कार में बैठा दिया। अक्ष भी उस बैग को लेकर निधि के पास बैठ गया। गाड़ी रवाना हो गई। अचानक निधि जोर से चिल्लाई। उसे देखकर अक्ष चौंक गया और गुस्से से कहा, क्या हुआ? निधि ने कहा, अरे मेरी दोस्त यहीं रह गई है, मुझे उसे लाना होगा। अक्ष कुछ नहीं बोला और उसने पैड के पैकेट को साइड में रखा और पत्थर की तरह सामने देखते हुए बैठ गया। निधि कार की सीट पर उल्टी बैठकर पीछे छूटते हुए मॉल को देख रही थी। उसकी कीमती चीज पीछे छूट गई थी। निधि किसी छोटे बच्चे की तरह सीट पर घुटनों के बल बैठी थी और बेला के लिए परेशान हो रही थी, पर उसे क्या पता कि बेला अपने अंकल के साथ बिजी है। अक्ष बिना किसी भाव के बैठा था। तभी उसे अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ। उसने देखा कि निधि उसके कंधे पर अपनी एक उंगली को टैप कर रही थी, जैसे कि वो उससे कुछ कहना चाहती है। अक्ष ने उसे घूरा तो वो बोली, बेला पीछे रह गई है, उसे भी ले लो ना प्लीज। अक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। निधि ने फिर से उसके कंधे पर अपनी उंगली रखी और बोली, प्लीज ना, वो अकेली डर जाएगी, चलो उसे भी ले आते हैं हमारे साथ। अक्ष ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। निधि को गुस्सा आ गया और वो आलती पालती मारकर बैठ गई और अपना मुंह फुला लिया। अक्ष अपना फोन चलाने लगा। तभी उसके कंधे पर हाथ आया। अक्ष ने देखा निधि दुनिया भर की मासूमियत लिए उसे देख रही थी और कुछ बोलने ही वाली थी कि अक्ष ने उसे गुस्से से पकड़ लिया और अपनी गोद में बैठा लिया। निधि हक्की बक्की रह गई। अक्ष ड्राइवर से बोला, जब तक मैं न कहूं गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। अक्ष ने एक बटन प्रेस किया। सारे पर्दे गिर गए। अब उन्हें पीछे कोई नहीं देख सकता था। निधि की हालत खराब हो गई। अब उससे क्या गलती हो गई? अक्ष के हाथ निधि की जैकेट की तरफ बढ़ने लगे। निधि उससे दूर होने लगी तो अक्ष ने उसकी कमर को जकड़ लिया। निधि ने कहा, मिस्टर राजपूत, मुझे छोड़िए ना। अक्ष ने उसकी जैकेट उतार दी। निधि के गाल लाल हो गए और उसने अपना चेहरा अक्ष के सीने में छुपा लिया। ये देखकर अक्ष कातिल तरीके से मुस्कुरा उठा। अक्ष ने उसके चेहरे को पकड़ लिया और ऊपर उठाकर जुनून से देखने लगा। निधि इतने पास से अक्ष को नहीं देख पा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अक्ष के होंठ निधि की तरफ बढ़ने लगे। अक्ष ने उसके एक गाल को चूम लिया। निधि ने अक्ष के जैकेट को पकड़ लिया। दोनों का दिल थक थक कर रहा था। अब अक्ष ने उसके दूसरे गाल को भी चूम लिया। उसके नर्म और लाल गाल अक्ष को उसका दीवाना बना रहा था। उसको यूं देखकर अक्ष बोला, इतने में ही हालत खराब हो गई? जब हद से ज्यादा आगे बढ़ूंगा तब क्या करोगी? हाँ बोलो मलिका। निधि ने फिर से अपना चेहरा उसके सीने में छुपा दिया। अक्ष ने उसके बाल खोल दिए। अब निधि के लंबे बाल उन दोनों के ऊपर आ रहे थे। अक्ष की खुशबू निधि को सुकून दे रही थी। वो बस वही रहना चाहती थी। काफी देर यूं एक दूसरे से चिपके रहने के कारण दोनों को पसीना आ गया। निधि के बाल अक्ष के गले से चिपक गए। कुछ देर निधि अक्ष से दूर हुई। अक्ष ने उसके बालों को पीछे से पकड़ लिया और उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास ले आया। अक्ष ने देखा निधि के गुलाबी होंठ रस भरे लग रहे थे। अक्ष खुद को रोक नहीं पाया और उसने निधि के होंठों को चूमना शुरू किया। निधि ने कसकर अक्ष को पकड़ लिया। आज अक्ष रुक ही नहीं रहा था, उसे चूमे ही जा रहा था और निधि ना उसे रोक रही थी और ना उसका साथ दे रही थी, बस उसके होठों को महसूस कर रही थी। काफी लंबे किस के बाद अक्ष ने निधि के लाल हो चुके होठों को छोड़ा और उसके शर्मीले चेहरे को नशे में चूर होकर देखा। निधि की आंखें अब भी बंद थी। वो खोलना ही नहीं चाहती थी। अक्ष से रहा नहीं गया। उसने इस बार निधि को सीट से टिका दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अब उसने निधि की कमर को पकड़ लिया और उसके होठों को चूमने लगा। निधि की सांसें तेज हो रही थी। अब वो तड़पने लगी थी। अक्ष के होंठ उसकी गर्दन तक पहुंच गए। निधि को बहुत अलग एहसास हो रहा था। वो उसे रोक क्यों नहीं रही है? क्यों वो आगे बढ़ रहा है? उधर मॉल में बेला ने अच्छी खासी शॉपिंग कर ली थी और बिल तो जाहिर है विराट ने पे किया था। बेला आगे आगे चल रही थी और विराट उसके बैग्स पकड़कर उसके पीछे पीछे चल रहा था। चलते हुए अचानक बेला जोर से चिल्लाई और विराट के हाथ से एक बैग नीचे गिर गया और वो हैरानी से बेला को देखने लगा। उसने कहा, क्या हुआ? बेला ने कहा, निधि खो गई। विराट ने कहा, अरे नहीं, उसके साथ भाई है। बेला ने कहा, कौन भाई? विराट ने कहा, मेरा भाई अक्ष। बेला ने कहा, ओह, पर वो यहाँ क्या कर रहे हैं? विराट ने कहा, जिस काम से मैं हूं यहाँ। बेला ने कहा, जो भी हो चलो उन दोनों के पास चलते हैं, निधि मुझे जान से मार देगी। विराट ने कहा, वो लोग चले गए, मेरे गार्ड ने मुझे बताया। बेला ने कहा, क्या? निधि की बच्ची मुझे छोड़कर चली गई? आने दो, उसे तो मैं बताती हूँ। विराट ने गिरे हुए बैग को उठाया और बोला, अब हम भी चले नकचड़ी। बेला बोली,
ओके अंकल। वो दोनों भी गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। उधर कार में अक्ष ने अब जाकर निधि को छोड़ा, क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। निधि की हालत इतनी खराब थी कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे और जिस्म गर्म हो गया था। वो अक्ष से नजरें नहीं मिला पा रही थी और चुपचाप उसकी गोद में बैठी रही। अक्ष उसके बिखरे बालों को संवारने लगा। पूरी शिद्दत से अक्ष उसके बालों को सेट कर रहा था और उसके लाल हुए चेहरे को देख रहा था। इतने में सांसें उखड़ने लगी, इतने में दिल धड़कने लगा। अभी तो शुरुआत है, आगे जब बढ़ूंगा तेरी रूह तक कांप जाएगी, तेरी हर एक धड़कन सिहर जाएगी, तू पूरी की पूरी मेरी हो जाएगी, सिर्फ मेरी। निधि कुछ नहीं बोली। उसके लिए इतनी जल्दी नॉर्मल हो पाना आसान नहीं था। वो बस सर झुकाकर बैठी रही। अक्ष उसके बालों को सहलाता रहा और उसे जुनून से देखता रहा। कुछ देर बाद निधि के फोन में एक नोटिफिकेशन मैसेज आया। अक्ष ने उसके पर्स से उसका फोन निकाला और मैसेज को रीड करने लगा। मैसेज में लिखा था, कल शाम को कॉलेज में हाफ ईयर फंक्शन है जिसमें सभी स्टूडेंट्स को आना होगा और कल कॉलेज की 30th एनिवर्सरी भी है, तो एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है जिसमें बहुत से मेहमान आएंगे और हमारे स्पेशल गेस्ट और कॉलेज के मालिक मिस्टर अक्ष सिंह राजपूत भी पार्टी में मौजूद रहकर पार्टी को 4 चांद लगाएंगे। निधि कब से अक्ष को देख रही थी। उसे भी जानना था कि क्या मैसेज आया है, पर यह आदमी मन में पड़ रहा था। अक्ष ने उसका फोन वापस पर्स में डाल दिया और उसके बालों से खेलने लगा। निधि ने हिम्मत करके कहा, मिस्टर राजपूत। अक्ष ने कहा, निधि ने कहा, किसका और क्या मैसेज था? अक्ष ने कहा, बाद में पढ़ लेना, नाउ जस्ट फोकस ऑन मी। निधि ने कहा, पर निधि कुछ बोलती इससे पहले अक्ष उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है और उसे जुनून से देखने लगता है। निधि चुपचाप बैठी रही और अपने नाखूनों को देखने लगी और अक्ष उसके बालों से खेलने लगा। ऐसे ही मैसेज बेला के पास भी आया था। वो तो खुशी से झूम रही थी कार में और विराट उसकी खुशी देख रहा था। हो सकता है कल उसे बेला के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिल जाए। बेला ने कहा, आई एम सो हैप्पी अंकल, अब मैं अपनी न्यू ड्रेस पहनूंगी कल पार्टी में। ओ यार, मजा आएगा। विराट ने कहा, हाँ बहुत मजा आएगा कल। बेला ने कहा, तुम होगे ना वहां? विराट ने कहा, तुम क्या चाहती हो? बेला ने कहा, तुम वहीं रहना। विराट ने कहा, तुम्हारे पास ही रहूंगा, देखना। अचानक दोनों के बीच खामोशी छा गई। बेला ने अपना चेहरा फेर लिया और बाहर देखने लगी। विराट भी मुस्कुराकर ड्राइव करने लगा। कुछ देर बाद उसने बेला को उसके घर छोड़ दिया। बेला उसको बाय बोलकर चली गई, पर विराट का दिल आज शांत नहीं हो रहा था। उसे बेला के पास रहना है हर पल। विराट काफी देर तक खड़ा रहा और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही बेला, जो दीवार के पीछे छुपकर उसे देख रही थी, सामने आई और बोली, अंकल तुमने क्या कर दिया है? क्यों तुम मेरे लिए खास बन गए हो? कल तुमसे सब कुछ पूछ लूंगी, मिलते हैं कल पार्टी में। बेला अपने घर में घुस गई। विराट अपने रास्ते पर चल दिया। निधि अभी भी अक्ष की गोद में बैठी अपने नेल्स देख रही थी और अक्ष उसके बालों में उंगलियां घुमा रहा था। इन दोनों का रिश्ता ही अलग है। तब से दोनों चुप रहकर भी एक दूसरे को महसूस करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। निधि और अक्ष के बीच में खामोशी होकर भी खामोशी नहीं थी। अक्ष को निधि के बाल बहुत अच्छे लगते थे। अक्ष को निधि के बाल बहुत अच्छे लगते थे। वो उन्हें संवारने में अपनी पूरी जिंदगी भी बिता सकता था। अक्ष ने गौर किया, ये लड़की कब से अपने नाखूनों को अपनी उंगली पर घुसा रही है। अक्ष ने उसका एक हाथ पकड़ लिया तो निधि दूसरे हाथ से अपने अंगूठे पर नाखून घुसाने लगी। अक्ष ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और कहा, अब करके दिखाओ। निधि ने अपने दांतों से अपने हाथों को काटना शुरू किया तो अक्ष ने उसके होठों को जकड़ लिया अपने होठों से। निधि अब जोर लगाकर खुद को छुड़ाने लगी, पर नाजुक सी बच्ची फिर हार मान गई। अक्ष ने उसके होठों को छोड़ा और कहा, और कुछ करना है? निधि ने मुंह फेर लिया और बाहर देखने लगी। उसे पता है अक्ष उसे दीवानों की तरह देख रहा है। काफी देर बाद उसने सहन किया, पर यह आदमी उसे देखे ही जा रहा है। परेशान होकर निधि बोली, बस अब कितना देखोगे? अक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे ही देखता रहा। निधि को पता नहीं कैसे हिम्मत आई, उसने अक्ष के गालों को पकड़ा और उसका चेहरा साइड में घुमा दिया, पर अक्ष ने दोबारा उसके सामने घुमा लिया। अक्ष का जुनून उसकी आंखों में सच्चाई की तरह दिख रहा था। निधि ने भी अब उसे बराबरी से देखा, उसकी आंखों में आंखें डालकर। अक्ष ने उसकी कमर को पकड़कर एक झटका दिया और निधि उसके एकदम पास आ गई। दोनों अब आराम से एक दूसरे को देखने लगे। लगातार यूं एक दूसरे को एक टक देखकर निधि के चेहरे पर मुस्कान आ गई, एक शर्मीली मुस्कान जिसे देखकर अक्ष द ग्रेट माफिया घायल हो गया। निधि के चेहरे पर आज पहली बार अक्ष को देखकर एक ऐसी कातिल मुस्कान आई थी। ये एक नई कहानी की शुरुआत थी जो इन दोनों को बहुत आगे ले जाने वाली थी। निधि शर्मा रही थी और अपने चेहरे को उसने अपने हाथों से ढक लिया। अक्ष ने उसके दोनों हाथ हटा दिए तो निधि ने वापस ढक दिए। अक्ष ने इस बार उसके हाथों को पकड़ लिया और उसके टमाटर जैसे चेहरे को देखने लगा। कुछ देर बाद निधि मुंह फुलाकर गुस्से में खिड़की के पास बैठी थी। खिड़की से बाहर देखकर वो कुछ बड़बड़ कर रही थी और अक्ष अपने फोन में कुछ काम कर रहा था। अक्ष एक हाथ से फोन चला रहा था और दूसरे हाथ से निधि का हाथ पकड़ा हुआ था, जो दूर मुंह फुलाकर बैठी थी। मैडम अक्ष से नाराज हो गई थी। अब अक्ष ठहरा माफिया, उसे लड़कियों को मनाना तो आता नहीं, इसलिए वो उसका हाथ पकड़कर बैठा था। वो जिद्दी लड़की पिछले 15 मिनट से मुंह फुलाकर बैठी थी। उसके होंठ लाल हो गए थे। दरअसल हुआ ये था कि निधि की कातिल मुस्कान ने अक्ष के अंदर का शैतान जगा दिया और उसने अपना कंट्रोल खोते हुए निधि के होठों को हद से ज्यादा चूम लिया
और निधि को बिल्कुल सांस लेने नहीं दी, जिस वजह से वो गुस्सा होकर जबरदस्ती उसकी गोद से उतरकर खिड़की के पास बैठ गई थी। अक्ष ने उसको कई बार खींचा पर वो बार बार उतर जाती और मुंह फेर लेती। अक्ष ने भी उसे वैसे ही रहने दिया क्योंकि उसको कुछ जरूरी काम था फोन पर, जिसे वो कर रहा था। अचानक से भरी हुई आवाज में निधि बोली, मुझे घर जाना है। अक्ष का काम अब खत्म हो गया था। उसने अपना फोन जेब में रखा और निधि को उसकी कमर से पकड़कर अपनी गोद में ले लिया और उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोला, इन सब की आदत डाल लो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर ऐसा करने वाला हूँ और तुम्हें कोई बचा नहीं सकता मुझसे। अक्ष ने उसके बालों को अच्छे से संवार दिया, उसके गालों को पकड़कर उसके होठों पर हल्के से अपने होठ रख दिए। अक्ष ने कुछ नहीं किया, बस अपने होठ उसके होठों पर रहने दिए। निधि को भी ये अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद अक्ष ने ड्राइवर से गाड़ी निधि के घर ले जाने के लिए कहा। अक्ष ने उसके दोनों हाथ पकड़ रखे थे और उसे देख रहा था। निधि नीचे मुंह करके बोली, मिस्टर राजपूत। अक्ष बोला, निधि ने कहा, कल आप आएंगे ना? अक्ष ने कहा, जहां तुम हो। अक्ष अपने आप वहां पहुंच जाएगा। निधि के दिल को एक सुकून सा मिला और वो शांति से बैठी रही। कुछ देर बाद निधि का घर आ गया। गाड़ी रुकी, अक्ष ने उसे अपनी गोद से उतारा और पर्दे हटा दिए। निधि गेट खोलकर उतरने लगी तो अक्ष ने सैनिटरी नैपकिन का बैग उसको थमा दिया। निधि आगे बढ़ गई। अक्ष गाड़ी से उतरा और बोला, रुको। निधि रुक गई और पीछे मुड़कर उसे देखने लगी। अक्ष ने कहा, निधि, कुछ भी गड़बड़ हुई या तुमने कोई गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई आदमी नहीं देखा होगा तुमने कभी, और ये खुली धमकी है। निधि डर गई और हाँ में सर हिलाने लगी। अक्ष ने कहा, जाओ। निधि जाने लगी तो अक्ष बोला, रुको। निधि के कदम वहीं रुक गए और वो पलटकर मासूमियत से उसकी तरफ देखने लगी। अक्ष ने कहा, वो सभी साड़ी उनकी मलिका का इंतजार कर रही है, जल्दी वो आएगी और उन्हें पहनेंगी। निधि के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो झट से अपने घर में भाग गई। उसे जाता हुआ देखकर अक्ष अंदर ही अंदर पागल हुए जा रहा था। अक्ष की जुनूनी नजर भागती हुई निधि को देख रही थी। वो कुछ कर गुजरना चाहता है निधि के साथ। दिन प्रतिदिन ये लड़की उसके ऊपर काबू कर रही है। एक दिन कहीं ये बादशाह इस लड़की का गुलाम न बन जाए। अक्ष अपनी कार में बैठ गया और वहां से चला गया। निधि अपने घर में घुस गई। अंदर जाकर उसने अपनी सांसों को नॉर्मल किया और आगे बढ़ने लगी। शाम का वक्त था। सीमा जी न्यूज देख रही थी और निधि के पापा अपने बैंक से आने वाले थे। निधि ने हॉल में आकर देखा, उसकी मम्मा वही खून खराबे वाली न्यूज देख रही थी। निधि ने मुंह बिगाड़ा और ऊपर चली गई। उसने सैनिटरी नैपकिन को देखा और गले लगा लिया। हाय, उसका चेहरा एकदम लाल हो रहा था। उसने संभाल के नैपकिन को अलमारी में रख दिया और अपने कपड़े चेंज कर दिए। फ्रेश होकर निधि नीचे आई और मम्मी के पास बैठ गई। उसकी नजर टीवी पर गई। टीवी पर एक आदमी की लाश दिखाई जा रही थी जिसकी हालत बहुत भयानक लग रही थी। उसके जिस्म पर जगह जगह कुरेदने के निशान थे। ये सब देखकर निधि डर गई। वो सोचने लगी कि कोई इतना बेरहम भी हो सकता है क्या। न्यूज एंकर ने कहा, आप सब लोग स्क्रीन पर जिस लाश को देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि चेन्नई के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर विकास सेठी है, जिनकी कल बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। और सबसे बड़ी बात, इनकी हत्या और किसी ने नहीं बल्कि क्राइम वर्ल्ड के बादशाह खूंखार एएसआर ने की है। विकास सेठी के सीने पर खून से एएसआर लिखा है और ये इस बात का सबूत है कि इतनी बेरहमी से इसकी हत्या एएसआर नहीं की है। ऐसा वही कर सकता है। एएसआर का नाम सुनकर निधि के पसीने छूटने लगे। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। अब तक जो निधि खुश थी, अचानक अब वो डरने लगी थी। नफरत करती है वो इस माफिया से जो लोगों को इतनी तकलीफ देकर मारता है, जिसके पास दया नाम की चीज नहीं है। सीमा जी ने कहा, हे भगवान, कितना खतरनाक है ये एएसआर। सच में मुझे बड़ा डर लगता है इससे। निधि ने कहा, मम्मा ऐसी न्यूज मत देखो, उस बेरहम से हमें कोई मतलब नहीं है। सीमा जी ने कहा, सच कहा तूने, जिसके पास दिल नहीं वो क्या ही किसी से प्यार कर पाएगा। मुझे नहीं लगता ये एएसआर किसी से प्यार भी कर सकता है, और कोई बेवकूफ ही होगी जिससे इसे प्यार होगा, इस खूंखार जानवर से। इतना कहकर सीमा जी ने चैनल बदल दिया और दोनों माँ बेटी सीरियल देखकर मुस्कुराने लगी। पर निधि के मन में एएसआर ही चल रहा था। निधि को जितनी उससे नफरत है उतना ज्यादा वो उसके दिल और दिमाग में घुस रहा था। इतना तो वो अक्ष और उस मास्क मैन के बारे में नहीं सोचती थी जितना एएसआर के बारे में, क्योंकि उसके जीवन में असलियत में तो एएसआर ही आने वाला है। कुछ देर बाद प्रवीण जी भी आ गए। तीनों ने मिलकर खाना खाया। निधि ने अपने माँ बाप को कल होने वाली पार्टी के बारे में बता दिया। दोनों ने परमिशन भी दे दी। निधि थोड़ी देर अपने पापा के पास बैठी और फिर अपने रूम में चली गई। उसने सीधा बेला को कॉल किया क्योंकि उसके 2-3 मिस्ड कॉल आ चुके थे। बेला ने झट से कॉल उठा लिया और दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। बेला ने कहा, निधि की बच्ची, तू मुझे अकेली छोड़कर चली गई। बेला ने कहा, और तू जो मुझे कैफे में अकेली छोड़कर चली गई थी और काफी देर तक वापस नहीं आई थी, उसका क्या मोटी। काफी देर की बहस के बाद निधि बोली, अच्छा बता, तू घर कैसे आई। बेला शर्माते हुए बोली, उस अंकल के साथ, वही मुझे घर छोड़ गया। निधि ने कहा, ओए 1 मिनट, कहीं तो उसके लिए ही तो मुझे छोड़कर नहीं गई थी ना। बेला ने कहा, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान। निधि ने कहा, ऐसा ही है, तूने उसे देख लिया होगा और तेरे अंदर का लड़ाई का कीड़ा जग गया होगा और मोटी चली गई उसके पास। बेला ने कहा, अच्छा तो तू मिस्टर राजपूत के साथ क्या कर रही थी, हाँ बोल। निधि हड़बड़ा गई और बोली, वो आए थे मेरे पास, मैं मासूम तेरा वेट करी थी और फिर मुझे घर छोड़ दिया। बेला ने कहा, अच्छा चल छोड़, यार ये बता तूने कुछ शॉपिंग की। निधि ने कहा, हाँ बहुत सारे कॉस्मेटिक सामान लिए। बेला ने पूछा, और कपड़े। निधि मन में बोली,
हाँ, लिए है ना, बहुत सारी साड़ियाँ जिन्हें मैं बाद में पहनूंगी, ऐसा मिस्टर राजपूत बोलकर गए हैं। बेला ने कहा। अबे ओए, जवाब दे, कपड़े लिए? निधि ने कहा, नहीं मेरे पास काफी है, अभी जरूरत नहीं है। बेला ने कहा, मैंने तो खूब शॉपिंग की यार, मजा आ गया। अच्छा सुन, कल की पार्टी में साथ में रेडी होकर जाएंगे, ओके? मैं तेरे घर पर आकर तैयार हो जाऊंगी। निधि ने कहा, हाँ ये सही रहेगा, एक दूसरे की हेल्प भी हो जाएगी। उन दोनों को क्या पता, उनकी बातें माफिया बॉस सुन रहे हैं। अक्ष अपने सीक्रेट रूम में बैठकर सामने लगी बड़ी सी तस्वीर को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके कानों में लगा डिवाइस उसको निधि की आवाज सुना रहा था। अक्ष के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर रही थी जो उस तस्वीर को देखते हुए बढ़ रही थी। निधि और बेला की पंचायत तो काफी देर तक चलने वाली थी। अक्ष खड़ा हुआ, उसने दीवार पर लगे एक बटन को दबाया तो एक दरवाजा खुला। सामने सीढ़ी दिखाई दी। अक्ष उन पर चढ़कर ऊपर गया और सीधा अपने बेडरूम में पहुंच गया। उसके बेड के पास एक सीक्रेट रास्ता था जो जमीन के नीचे जाता था। ये अक्ष की खुफिया जगह थी जो सिर्फ अक्ष को पता थी। अक्ष बाहर आया, उसने गेट को बंद कर दिया। उसने अपनी शर्ट उतारी और कांच के सामने जाकर खड़ा हो गया। कांच में खुद को देखकर अक्ष बोला, अब वक्त आ गया है उसे अपनी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए लाने का और अपनी इस साथी खंजर से मिलवाने का। मलिका, कुछ वक्त और ठहर जाना, मैं आ रहा हूँ तुम्हें छीनने और सबसे जुदा करके बस एएसआर का बनाने। अक्ष की आंखों में एक आग और एक जुनून सवार था निधि को पाने के लिए। अब उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, निधि को अपनी सल्तनत की मलिका बनाना, उसे अपनी क्राइम की दुनिया की रानी बनाना। निधि के दिल में जागे एहसास जो अक्ष के लिए है। वो अनजान है कि अक्ष ही वो माफिया है जिससे वो नफरत करती है, जो उसका सबसे बड़ा खौफ है। क्या होगा जब निधि को अक्ष की सच्चाई पता चलेगी? क्या निधि? आज की रात निधि के लिए आराम से बीत गई। उसे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि कोई उसके पास है। आज उसने चैन की नींद ली। उधर किसी की आंखों में एक कतरा नींद नहीं था। अपनी बड़ी खुली आंखों से वो आदमी आसमान में चमकते सितारों को देख रहा था। उसके पत्थर से दिल में कोई भावना नहीं थी, पर एक लड़की ने आकर उसके दिल और दिमाग को बुरी तरह से हिला दिया था। उस बेरहम इंसान के अंदर अब भावनाएं थीं, पर सिर्फ उस लड़की के लिए। बाकियों के लिए तो वो अब भी वही खूंखार माफिया है जिसके लिए खून करना एक टाइम पास है। अक्ष अपने घर की छत पर बिना शर्ट पहने जमीन पर लेटा हुआ था। उसके पास उसका खंजर रखा हुआ था जो उसके हर बेरहमी का गवाह था। आसपास से खूंखार जानवरों की आवाज आ रही थी जिनसे अक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस अपने जुनून में निधि को याद कर रहा था। उधर निधि आराम से इन सब बातों से बेखबर मस्त नींद में सो रही थी। कल की पार्टी में क्या होने वाला था, क्या कुछ किसके लिए बदलने वाला था, ये तो कल ही पता चलेगा। अगली सुबह निधि उठी और उसने घड़ी में टाइम देखा। आज सुबह के 9 बज रहे थे। आज शाम को 5 बजे कॉलेज में पार्टी थी जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। निधि जल्दी से उठी और नहा धोकर तैयार होकर पढ़ाई करने बैठ गई। 2 घंटे बाद निधि नीचे गई। तब तक खाना बन चुका था। निधि ने खाना खाया और घर का काम करने लगी। उसका दिन यूं ही बीतने वाला था। सिंह ग्रुप एंड कंपनी। अक्ष अपने कैबिन में अपनी आलीशान चेयर पर बैठा था। उसके सामने विराट और कुछ आदमी खड़े हुए थे। कुछ सीरियस बात चल रही थी। विराट ने कहा, भाई अब ये पक्का हो चुका है लड़कियों की तस्करी में उस कबीर रेड्डी का ही हाथ है। विकास सेठी उससे मिला हुआ था। अब तक तो उस कबीर को पता चल गया होगा कि आपने विकास को मार दिया है। अक्ष बिना किसी भाव के सब कुछ सुन रहा था और अपने खंजर को टेबल पर रखकर अपने हाथों के आसपास घुमा रहा था। एक आदमी बोला, बॉस वो आपसे बदला लेना चाहते हैं अपने भाई की मौत का, इसलिए उसकी नजर आपके ऊपर है। पर उसे नहीं पता क्या कि वो किससे दुश्मनी मोल ले रहा है। उसका भाई तो परिणाम भुगत चुका है। अच्छा हुआ जो आपने उस कमल रेड्डी को इतनी बुरी मौत मारा था। वो आदमी इतना ही बोला था कि अक्ष ने अपना खंजर उठाकर उसकी बाजू में घुसा दिया। सब लोग बुरी तरह से चौंक गए। वो आदमी दर्द से कराहने लगा। अक्ष की आंखों में खून उतर आया। अक्ष अपनी चेयर से खड़ा हुआ और बोला, हिम्मत कैसे हुई तेरी उस आदमी का नाम लेने की? हाँ बोल। लगता है तू चाहता है कि मैं तुझे जंगली भेड़ियों के बीच छोड़ दूं जो पिछले 3 दिन से भूखे हैं। विराट ने कहा, भाई प्लीज शांत हो जाइए, इस बेवकूफ से गलती हो गई है, इसे जाने दीजिए, आप बैठिए प्लीज। गार्ड्स उस आदमी को बाहर ले गए। अक्ष का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। विराट ने उसके आगे पानी का ग्लास किया और कैबिन से बाहर चला गया। बाहर वो आदमी घायल बैठा हुआ था। विराट ने उसकी बाजू से वो खंजर निकाला और उसे गुस्से से देखकर बोला, बेवकूफ इंसान, तूने उस कमल का नाम एएसआर के सामने कैसे ले लिया? तुझे पता तो है ना उसने क्या किया था जिसकी वजह से वो इतनी बुरी मौत मारा था। आज तू बाल बाल बचाए वरना तेरी मौत पक्की थी। आदमी बोला, सॉरी सर, मैं जोश जोश में कुछ ज्यादा ही बोल गया। विराट ने कहा, अब क्या मतलब? उनका मूड तो खराब हो गया है, अब कहीं वो तेरा गुस्सा किसी और पर ना निकाल दे। विराट वापस अक्ष के कैबिन में गया। उसने देखा वो आंखें बंद किए अपनी चेयर पर सर टिकाकर बैठा हुआ है। वो दिख तो शांत रहा था पर उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। विराट ने उस खंजर को साफ करके अक्ष की टेबल पर रख दिया और वापस बाहर चला गया। विराट अपने कैबिन में चला गया और सोफे पर बैठ गया। विराट ने कहा, भाई आपके अंदर की ये आग, ये नफरत कब बाहर निकलेगी? कब आप उस काले दिन को भूलेंगे? कब? आपका दर्द कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। अगर सच में ऐसा कोई है जो आपको उस दर्द से बाहर निकाल सकता है तो उसे अब जल्दी आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। आप खुद नहीं जानते आप कितने खूंखार और बेरहम बन चुके हैं। आपके पास दिल ही नहीं रहा, पर उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक रहे आपकी लाइफ में। दोपहर ऐसे ही बीत गई। 3 बज चुके थे और बेला निधि के घर आ गई थी।
दोनों दोस्त मिलकर सोच रही थी कि आज क्या पहना जाए। बेला अपने साथ 3-4 ड्रेस लेकर आई थी। बेला ने कहा, यार कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या पहने? निधि ने कहा, जीन्स और टॉप। बेला ने कहा, नहीं यार। निधि एकदम से खड़ी हुई और अपनी अलमारी में से एक गोल्डन कलर का ग्लिटर वाला पार्टी वेयर टॉप लेकर आई। उसे देखकर बेला की आंखें चमक उठी। निधि ने कहा, मैं तो यही पहनूंगी आज। बेला ने कहा, वाह यार कितना मस्त है, अब मेरी भी हेल्प कर दे। निधि ने कहा, तू ऐसा कर, ये वेलवेट वाली शॉर्ट फ्रॉक पहन ले, तुझ पर अच्छी लगेगी। बेला ने पूछा, पक्का? निधि ने कहा, यस बॉस। दोनों फटाफट तैयार हो गए। बेला ने पर्पल कलर की घुटनों तक की फ्रॉक पहनी थी, जिसमें वो बेहद सुंदर लग रही थी। उसकी गोरी टांगे दिख रही थी। निधि ने उसके बाल सेट किए। उसने बेला के बालों को थोड़ा कर्ल किया और एक पर्पल डायमंड पिन उसके बालों में लगा दी। ड्रेस के नीचे बेला ने हाई हील्स पहनी थी जो ब्लैक कलर की थी। बेला ने थोड़ा मेकअप किया और रेड लिपस्टिक लगाई। अब हमारी बेला एकदम रेडी थी। अब बारी थी निधि की। निधि जैसे ही वो गोल्डन टॉप पहनने लगी, बेला ने उसको रोक दिया और एक प्यारी सी लॉन्ग पार्टी वेयर फ्रॉक निकाल कर दी। निधि उसे हैरानी से देख रही थी, पर उसे वो ड्रेस अच्छी लगी। निधि ने भी झट से कपड़े पहने। निधि ने अपने बाल खुले छोड़ दिए और अच्छे से कोम किया। उसने कानों में छोटे ब्लैक इयररिंग पहन लिए। उसकी ड्रेस नेट की थी, जिसमें से उसके गोरे हाथ दिख रहे थे। उसने सिल्वर कलर के सैंडल पहने और थोड़ा बहुत मेकअप किया। काजल तो उसने सबसे पहले लगाया था और लाल लिपस्टिक लगाई। निधि बहुत ही हसीन लग रही थी। शायद आज अक्ष से देखकर पागल ही हो जाएगा। दोनों लड़कियां तो बहुत प्यारी लग रही थी। अब देखते हैं हमारे माफिया बॉस और उनके भाई कैसे लग रहे हैं। बीस्ट्स हेवन। अक्ष शर्टलेस अपने बेड पर लेटा हुआ छत को घूर रहा था। उसके चेहरे पर खून की बूंदें लगी हुई थी। पास में पड़ा खंजर भी खून से सना हुआ था। आज पक्का अक्ष किसी के साथ बहुत बुरा करके आया था। उसकी आंखों में आग दिखाई दे रही थी, जिसे वो बाहर निकालकर तबाही मचाना चाहता था। अभी वो एक शांत समुद्र की तरह दिख रहा था, जिसमें कभी भी सुनामी आ सकती थी। कुछ देर यूं ही लेटे रहने के बाद अचानक अक्ष के दिमाग में एक चेहरा घूमने लगा, जिसे देखकर उसे सुकून मिल रहा था। अक्ष ने अपनी आंखें बंद करके उस चेहरे को आराम से देखा। अक्ष के मुंह से एक शब्द निकला, वो भी बेहद जुनून से, निधि। अक्ष ने अपनी आंखें खोली और बेड पर बैठ गया। अक्ष आज बहुत गुस्से में था। उसका मन शांत नहीं हो रहा था। उसे इस वक्त निधि की जरूरत थी, पर वो अभी उससे दूर थी। वो एक झटके से खड़ा हुआ और अपने बाहर से एक शराब की बोतल निकाली और उसे देखकर बोला, तुझसे ज्यादा नशा है उसमें, पर अभी तू मेरी प्यास बुझा, बहुत जल्द उसकी बारी आएगी। अक्ष ने बोतल खोली और बोतल से ही शराब पीने लगा। अक्ष की आंखें लाल हो चुकी थी। उसने आधी से ज्यादा बोतल गटक ली और बाकी को जमीन पर फोड़ दिया। अक्ष पर अब थोड़ा थोड़ा नशा चढ़ा हुआ था और एक तरफ गुस्सा। अक्ष तुरंत शावर लेने लगा। शावर लेकर वो बाहर आया। उसने आज 3 पीस ब्लैक सूट पहना, जिसमें वो बेहद कातिल लग रहा था। उसने अपने बाल सेट किए, हाथों में रोलेक्स की घड़ी पहनी और चेहरे पर वही रौब झलक रहा था। उसकी पर्सनालिटी इतनी दमदार थी कि उसे देखकर कोई भी उसका दीवाना हो सकता था, जब तक किसी सामने वाले को अक्ष की सच्चाई पता न चली हो। अक्ष एकदम तैयार था और उसने अपने खंजर को साफ किया और उसे अपनी जेब में डाल दिया। अक्ष नीचे जाने लगा। उसके काले शाइन मारते जूते, जिनकी आवाज सुनकर सब गार्ड सावधान हो गए कि बॉस आ रहे हैं। आइए अक्ष का लुक देखते हैं। अक्ष सिंह राजपूत। अक्ष नीचे हॉल में आया और अपनी तेज नजरों से चारों तरफ देखने लगा। उसके सामने विराट खड़ा हुआ था, जिसने अक्ष को ग्रीट किया और उसके सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। विराट भी आज बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने आज ग्रे शेड में कोट पहन रखा था। जेल से सेट उसके काले बाल और चेहरे पर थोड़ा सा भूलापन, जो कि जल्दी ही चला भी जाता है। विराट शांत खड़ा अपने भाई को देख रहा था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर वो अंदर ही अंदर आग उगल रहा था। विराट को डर लग रहा था कि कहीं अक्ष अपना गुस्सा गलत जगह ना निकाल दे। अक्ष बिना कुछ बोले सीधा बाहर की तरफ बढ़ने लगा। उसके पीछे विराट और सारे गार्ड्स चलने लगे। अक्ष के लिए गेट खोला गया। अक्ष बड़ी शान से अंदर बैठ गया। विराट भी दूसरी गाड़ी में बैठ गया और 3 से 4 गाड़ियां, जिसमें सबसे आगे अक्ष की काली कार की रेंज रोवर थी, चेन्नई की रोड पर चल रही थी। शाम ढल चुकी थी। सूरज की लालिमा छा गई थी। गाड़ी में बैठा हैवान आज सच में हैवानियत करना चाहता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल किए बैठा था। निधि और बेला तैयार होकर रोड के किनारे खड़ी कैब का वेट कर रही थी। तभी उनके सामने एक कार आकर रुकी। दोनों ने ध्यान दिया तो उसमें उनके कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ही बैठे थे। कार में वीर भी था, जो बस निधि को देख रहा था। उसके दिल में निधि के लिए बेतहाशा प्यार उमड़ रहा था। उसने अपनी नजरें चुरा ली और सामने देखने लगा। अंदर से एक लड़की बाहर आई और बोली, बेला और निधि चलो, हम तुम दोनों को छोड़ देते हैं, कार में 2 जन की सीट है। बेला ने कहा, नहीं नहीं प्राची, तुम सब जाओ, हम कैब में आ जाएंगे। थोड़ी सी दूरी पर अपनी कार में बैठा हैवान गुस्से से बस निधि को देख रहा था। अगर ये लड़की इस कार में बैठी तो अक्ष उसको छोड़ेगा नहीं। प्राची ने कहा, यार डरो मत, चिल करो, मैं हूँ, दिशा भी है और आगे वीर और अर्जुन बैठे, तुम दोनों आराम से पीछे बैठ जाओ, मना मत करना, एज ए फ्रेंड प्लीज। बेला ने कहा, ओके फाइन चलो। निधि उस गाड़ी में नहीं बैठना चाहती थी, क्योंकि उसमें वीर बैठा था, जिसका वो सामना नहीं करना चाहती थी। निधि ने कहा, हम लोग कैब में आ जाएंगे, आप लोग प्लीज जाइए। बेला ने कहा, निधि चल यार, यहाँ से कैब वालों का कोई भरोसा नहीं है, अभी तक नहीं आया, पार्टी के लिए देर हो रही है, चल ना यार। निधि मना करती रह गई और बेला ने उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बैठा दिया और खुद भी बैठ गई। अक्ष का पारा हाई हो गया। उसको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने अपनी खंजर को बाहर निकाला और अपनी उंगलियों पर चला दिया। उसकी हथेली से खून बह रहा था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा।
विराट को भी गुस्सा आ रहा था इस बेला पर। क्या जरूरत थी ऐसे किसी और की गाड़ी में बैठने की। पर फिलहाल विराट निधि के लिए डर रहा था, क्योंकि भाई पक्का उस पर बरसने वाले हैं। निधि की गाड़ी आगे बढ़ गई और उसके पीछे अक्ष की ब्लैक रेंज रोवर चलने लगी। अक्ष हैवान की तरह गुस्से में उस कार को देख रहा था। उसके हाथ से खून यूं ही टपक रहा था। आज वो निधि को छोड़ेगा नहीं, बस एक बार हाथ लगने की देरी है, फिर तो अक्ष है और निधि। कुछ देर बाद निधि की कार कॉलेज के बाहर आकर रुकी। दिशा, प्राची, बेला और निधि उसमें से बाहर निकली। अर्जुन भी गाड़ी से बाहर निकल गया और प्राची का हाथ पकड़कर अंदर चला गया। दिशा और बेला आपस में बातें करते हुए अंदर जा रही थी। निधि हौले हौले उनके पीछे जा रही थी। वीर भी गाड़ी को साइड में पार्क करके उनके पीछे चलने लगा। रोड के सामने खड़ी रेंज रोवर में बैठा आदमी जो आग में जल रहा था, वो निधि को बेहद गुस्से में देख रहा था। बेला और दिशा आगे बढ़ गई। निधि की ड्रेस नेट की थी, इसलिए वो बार बार उसकी सैंडल में अटक रही थी और वो उसे संभालते हुए धीरे धीरे आगे चल रही थी। वीर कब से उसे परेशान होते हुए देख रहा था। वीर निधि के पास आया और बोला, मैं कुछ हेल्प करूं? निधि ने उसको देखा और आगे बढ़ गई और उसका पैर अटक गया। जैसे ही वो गिरने वाली थी, वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। निधि ने झट से उसका हाथ छोड़ दिया और वीर उससे दूर खड़ा हो गया और बोला, प्लीज संभल कर चलो। निधि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। वीर उसे जाते हुए देख रहा था और थोड़ी देर बाद खुद भी अंदर चला गया। अक्ष का गुस्सा अब हद पार कर रहा था। आज वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अक्ष ने वीर की शक्ल नहीं देखी थी, क्योंकि वीर की पीठ अक्ष के सामने थी, पर अक्ष ने निधि को घूरकर गुस्से में देखा। निधि अंदर गई। उसने देखा बेला वहां लड़कियों के ग्रुप में खड़ी थी। निधि उसके पास जाकर खड़ी हो गई। सामने बॉयज भीड़ में खड़े हुए थे, क्योंकि कॉलेज के मालिक मिस्टर राजपूत जो आने वाले हैं। बच्चे आसपास भीड़ में खड़े थे उनके इंतजार में। वीर सामने खड़ा निधि को देख रहा था, जो नजरें झुकाकर खड़ी थी। सामने खड़ा रोहन, जो अपनी गंदी नजर से निधि को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसे निधि को हासिल करना है किसी भी कीमत पर। कुछ ही देर में कॉलेज के ग्राउंड में एक साथ 4 बड़ी बड़ी गाड़ियां लाइन से अंदर आई। निधि का दिल धक धक करने लगा। आखिर अक्ष जो आ रहे हैं। उसने सर झुकाकर ही रखा। सभी गाड़ियों में से गार्ड्स बाहर निकले और चारों तरफ खड़े हो गए। दूसरे नंबर की गाड़ी में से विराट बाहर निकला। उसे देखकर बेला के तो होश उड़ गए। आज उसके अंकल बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। बेला के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो एक टक विराट को देखने लगी। विराट आगे बढ़ा और सबसे आगे खड़ी कार का गेट खोला तो उसमें से एक डेंजरस आदमी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, अपनी शान और रौब से बाहर निकला। अक्ष के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वो बाहर आया और उसकी नजर भीड़ में खड़ी निधि पर गई। अक्ष की आंखों में आग लग रही थी। उसने गुस्से से एक टक निधि को देखा, जो नीचे देख रही थी। सब लोग अक्ष को ही देख रहे थे। सच में कितना हैंडसम आदमी है ये, कितना एटीट्यूड और रौब है उसके चेहरे पर। लड़कियां तो उसे देखकर कई सपने सजा रही थी। विराट ने अक्ष की नजर का पीछा किया तो उसने देखा कि अक्ष उस मासूम को गुस्से से देख रहा था। विराट को निधि की चिंता हो रही थी। अक्ष के सामने कॉलेज के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल खड़े हुए थे उसके वेलकम के लिए। वो सब आगे आए और अक्ष से हाथ मिलाया। अक्ष का ध्यान बस निधि पर था। निधि का मन कर रहा था कि ऊपर देखे, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। बेला ने कहा, देख यार, मिस्टर राजपूत कितने हैंडसम लग रहे हैं, और आज तो अंकल भी बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रिंसिपल ने अक्ष का स्वागत किया और भीड़ को देखकर बोले, सब लोग फंक्शन हॉल में पहुंच जाएं। कुछ ही देर में प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। हमारे स्पेशल गेस्ट और इस कॉलेज के मालिक भी आ चुके हैं। सब लोग रेडी रहना। सब स्टूडेंट्स जोर जोर से तालियां बजाने लगे और एक्साइटमेंट से अक्ष को देख रहे थे, लेकिन अक्ष निधि को कहाँ जाने वाली नजरों से देख रहा था। निधि ने हिम्मत करके जैसे ही ऊपर देखा, उसकी नजर सीधी अक्ष की नजर से टकरा गई। निधि ने महसूस कर लिया कि अक्ष उसे गुस्से से देख रहा है। निधि को डर लगने लगा कि हुआ क्या, उससे कुछ गलती हुई है क्या, मिस्टर राजपूत उसे इतने गुस्से से क्यों देख रहा है। बेला ने भी महसूस किया अक्ष कब से बस निधि को देखे जा रहा है, वो भी गुस्से में। निधि ने डर के मारे नजरें झुका ली। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। प्रिंसिपल अक्ष को अपने साथ अपने ऑफिस में ले गए। दूसरे टीचर सभी स्टूडेंट्स को हॉल में ले गए। निधि को बहुत डर लग रहा था। पता नहीं अक्ष क्यों उसे ऐसे देख रहे थे। डर के मारे उसने बेला की ड्रेस पकड़ ली। बेला उसको अपने साथ अंदर ले गई। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। सामने स्टेज सजाया गया था और बीचों बीच एक रास्ता था जो स्टेज की सीढ़ियों तक जाता था। रास्ते के एक तरफ वाली चेयर्स पर गर्ल्स बैठी थी और दूसरे तरफ वाली चेयर्स पर लड़के बैठे थे। स्टेज पर स्पेशल सोफा सेट किया गया था जो सिर्फ अक्ष सिंह राजपूत के लिए था, और उसके आसपास कुछ स्पेशल सीट थी जिन पर बाकी गेस्ट बैठने वाले थे। निधि 3rd लाइन की 5वें नंबर की सीट पर चुप कर बैठ गई ताकि अक्ष उसे देख न सके। निधि के पास बेला बैठी थी। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट पर आराम से बैठ गए थे और शोर मचा रहे थे। तभी वाइस प्रिंसिपल स्टेज पर गए और माइक हाथ में लेकर बोलने लगे, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज कॉलेज की 30th एनिवर्सरी है और हाफ ईयर फंक्शन, तो हम मिलकर इस खुशी में आज एक पार्टी करेंगे जिसमें सभी स्टूडेंट्स को हिस्सा लेना होगा। अब बस कुछ ही पलों में पार्टी को शुरू किया जाएगा, जब हमारे चीफ गेस्ट और कॉलेज के मालिक मिस्टर अक्ष सिंह राजपूत यहाँ हम सबके बीच होंगे। अक्ष का नाम सुनकर निधि कांप रही थी। आज उसने अक्ष की वो गुस्से वाली लाल आंखें देखी थी जिससे उसे बहुत डर लग रहा था। वो चुपचाप छुपकर अपनी सीट पर बैठी रही ताकि अक्ष उसे न देख पाए। वाइस प्रिंसिपल ने कहा, सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज वेलकम मिस्टर अक्ष सिंह राजपूत। इतना बोलते ही पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगी और गेट से काले कपड़े पहने हुए गार्ड अंदर आकर चारों तरफ तैनात हो गए। उनके बीच में से एक दमदार पर्सनालिटी का आदमी, जिसके चेहरे पर एक रौब और उतना ही गुस्सा झलक रहा था, स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। अक्ष का एक हाथ उसकी पैंट की जेब में था और वो शान से स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। उसकी नजर निधि को ढूंढ रही थी जो दुबक कर अपनी सीट पर बैठी थी। अक्ष की गुस्से भरी आंखें चारों तरफ देखने लगी, पर निधि दिखी नहीं उसे। अक्ष के पीछे विराट और प्रिंसिपल आ रहे थे। अक्ष सीढ़ी से होते हुए स्टेज पर आ गया। से उसने चारों तरफ देखा तो उसे 3rd रो के 5वें नंबर की सीट पर एक लड़की दिखाई दी
जो सर झुकाकर बैठी थी। अक्ष ने उसे देखकर अपनी मुट्ठी कस ली। प्रिंसिपल ने उसे आदर के साथ उस आलीशान सोफे पर बैठा दिया। अक्ष एक राजा की तरह टांग पर टांग देकर उस सोफे पर बैठ गया और निधि को देखने लगा। विराट उसके बगल में बैठ गया। बेला बार बार विराट को देख रही थी, पर विराट उसके सामने नहीं देख रहा था। आज वो उसे इग्नोर कर रहा था। इधर अक्ष कब से निधि को देख रहा था, पर इस लड़की ने एक बार भी उसके सामने नहीं देखा। अक्ष को इस बात से और गुस्सा आ रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। उसके हाथ बार बार अपने खंजर पर जा रहे थे। विराट को डर लग रहा था कि आज कोई तमाशा ना हो जाए। एक होस्ट आया और माइक में बोला, हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूँ राहुल शर्मा, आपकी इस खूबसूरत शाम का होस्ट। सबसे पहले तो मैं हम सब की तरफ से मिस्टर राजपूत को थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से इस फंक्शन के लिए वक्त निकाला और यहाँ आकर इस फंक्शन की शान को बढ़ाया। तो जोरदार तालियों से इनका आभार व्यक्त करते हैं। सब लोग तालियां बजाने लगे और अक्ष की तरफ एक्साइटेड होकर देखने लगे, पर अक्ष की नजर निधि को एक टक घूरे जा रही थी। होस्ट ने कहा, आज के फंक्शन में हम सब एक गेम खेलेंगे जिसमें सभी स्टूडेंट्स और बाकी सभी लोग पार्ट लेंगे। एंड हाँ, हमारे गेस्ट भी इसमें हिस्सा लेंगे। सब लोग फिर से तालियां बजाने लगे। होस्ट की बात सुनकर विराट हैरान हो गया। उसे पता है अक्ष को ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सिर्फ अंडरवर्ल्ड में और अपनी कंपनी में ध्यान देता है। ऐसे फालतू के गेम उसे पसंद नहीं। विराट अपनी सीट से खड़ा होकर उस होस्ट के पास उसे मना करने के लिए जाने लगा, तो अक्ष ने गुस्से में उसे आंखें दिखा दी और विराट अपनी सीट पर हैरानी से बैठ गया। आज भाई को क्या हुआ है, वो क्या करने वाले हैं? होस्ट ने कहा, गेम के रूल्स आपको समझा देता हूँ। तो होगा ये कि ये देखिए, कांच के 2 बोल हैं। एक में जितनी भी लेडीज हैं, चाहे फिर वो स्टूडेंट्स हो या टीचर्स, उनका नाम अलग चिट पर लिखा हुआ है, और दूसरे बोल में जितने भी जेंट्स हैं इंक्लूडिंग मिस्टर राजपूत, उनके नाम है। होगा ये कि दोनों बोल में से एक एक चिट ली जाएगी और जिन 2 लोगों का नाम एक साथ आएगा उन्हें साथ में स्टेज पर परफॉर्म करना होगा। आप चाहे तो डांस कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं या कोई नाटक पेश कर सकते हैं। वो आपके और आपके पार्टनर पर डिपेंड करता है। तो बिना किसी देरी के आप शुरू करते हैं। प्रिंसिपल सर, आप आइए और चिट निकालिए। निधि का तो कोई मन नहीं था इस गेम में। उसकी हालत खराब हो रही थी। अक्ष उसको कब से घूरे जा रहा था और ये बात बेला को पता थी। उसे भी कुछ समझ नहीं आया। प्रिंसिपल ने चिट निकाली। बॉयज में रोहन का नाम आया और गर्ल्स में कॉलेज की मैडम दीपा जी का नाम आया। रोहन को गुस्सा आ गया। उसे तो निधि के साथ परफॉर्म करना था। वो मुंह बिगाड़ते हुए स्टेज पर गया। दोनों ने साथ में अजीब सा डांस किया जिस पर सबको हंसी आ गई। चेयर पर बैठा विराट उन दोनों को देखकर बुरी तरह से हंस रहा था। उसकी हंसी में बेला खो गई थी। बेला की दूसरी तरफ बैठी दिशा बड़े प्यार से विराट को देख रही थी और बोली, यार ये बंदा कितना क्यूट है और इसकी स्माइल, हाय मैं वारी जावा, ऐसा मिल जाए तो लाइफ सेट है। बेला को उस पर गुस्सा आया और वो मुंह फुलाकर विराट को देखने लगी। अक्ष को कोई हंसी नहीं आ रही थी। वो बस निधि को देख रहा था कि कब ये उसके हाथ में आए और अक्ष उसकी हालत खराब करे। निधि बिना किसी गलती के डर रही थी और ऊपर भी नहीं देख रही थी। रोहन और दीपा जी के परफॉर्मेंस पर सब हंसे और अब प्रिंसिपल ने दूसरी चिट निकाली तो बॉयज में विराट का नाम आया। बेला उम्मीद करने लगी कि विराट के साथ उसका नाम आए। विराट को ये सब कुछ खास पसंद नहीं था, पर उसने सोचा शायद उसके साथ बेला आ जाएगी, पर हुआ उल्टा। गर्ल में दिशा का नाम आया। ये सुनकर तो बेला का पारा चढ़ गया। वो गुस्से से विराट को देखने लगी जो स्टेज के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया था। दिशा खुशी के मारे पागल हो गई और झट से स्टेज पर पहुंच गई। विराट को उसे देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई। उसने अब जाकर बेला की तरफ देखा जो गुस्से में उसे ही देख रही थी। विराट ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दिशा के साथ डांस करने लगा। बेला का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसकी आंखों से पानी बहने लगा। उसने खुद को संभाला और खामोश बैठ गई। विराट और दिशा का डांस खत्म हुआ तो दिशा ने उससे हाथ मिलाया, तो ये देखकर बेला ने कसकर अपनी ड्रेस को पकड़ लिया। दिशा नीचे आई और बेला के पास बैठ गई और बहुत खुश लग रही थी। वो बार बार विराट को देख रही थी जो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। प्रिंसिपल आगे आए। उन्होंने बॉयज के बोल में से एक चिट निकाली। उस लिखे नाम को पढ़कर वो थोड़े डर गए, पर खुद को संभाला और बोले, जेंट्स की तरफ से इस बार आएंगे मिस्टर अक्ष सिंह राजपूत। पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगी और सीटियां बजने लगी। सभी लड़कियां एक्साइटेड थी। उनका नाम इस हैंडसम आदमी के साथ आए। प्रिंसिपल जैसे ही गर्ल्स के बोल से चिट निकालने लगे, उतने में सभी के कानों में एक रौबदार आवाज सुनाई दी। सब ने उस तरफ देखा। अक्ष सोफे पर बैठा हुआ बोला, स्टॉप। सब लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। निधि के पसीने छूटना शुरू हो गया था। उसे पता था कुछ ना कुछ धमाका होने वाला है। प्रिंसिपल अक्ष की तरफ देखने लगे। अक्ष एटीट्यूड में सोफे से खड़ा हुआ और आगे आकर बोला, मेरे साथ स्टेज पर परफॉर्म करेंगी मिस निधि रावत। निधि की हालत खराब हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सब लोग निधि की तरफ देखने लगे। बेला खुद हैरानी से निधि को देखने लगी। अक्ष गुस्से से निधि को देख रहा था। विराट निधि के लिए परेशान हो गया। उसे पता था भाई ऐसा ही कुछ करेंगे। किसी की हिम्मत नहीं थी अक्ष से कुछ कहने की। सबको उसका ऑर्डर मानना ही होगा। प्रिंसिपल अपने आप पीछे हट गए। अक्ष जुनून से निधि को देख रहा था जो जमीन को देख रही थी। होस्ट आगे आया और बोला, मिस निधि रावत प्लीज स्टेज पर आए। इतना बोलकर वो पीछे हट गया। अब उस स्टेज पर अक्ष बीचों बीच खड़ा निधि के आने का वेट कर रहा था, पर ये लड़की अपनी जगह से खड़ी तक नहीं हुई। उसमें हिम्मत नहीं थी अक्ष का सामना करने की। बेला ने कहा, निधि जा, तेरा नाम लिया जा रहा है यार। निधि ने बेला का हाथ पकड़ लिया और डरने लगी। बेला ने उसको हिम्मत दी और जाने को कहा। निधि ने कहा, बेला मुझे घर जाना है। बेला ने कहा, डर मत, बस परफॉर्म करके वापस आ जा, मैं यही हूँ मेरी जान। निधि ने ना में सर हिला दिया। अक्ष को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो बिना माइक के जोर से बोला, स्टैंड अप। निधि कांप उठी। सब लोग चौंक गए और डर के मारे अक्ष को देखने लगे जो सच्ची शिद्दत से निधि को देख रहा था। वीर को निधि के लिए बुरा लग रहा था।
हो क्या रहा था किसी को समझ नहीं आ रहा था। विराट बेचैन हो रहा था। उसे पता है अक्ष का गुस्सा। निधि अभी भी खड़ी नहीं हुई तो अक्ष और जोर से बोला, आई सेड जस्ट स्टैंड अप एंड कम हियर, अदरवाइज आई एम कमिंग देयर। निधि झट से अपनी सीट से खड़ी हो गई। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। निधि धीरे धीरे रो से बाहर निकलने लगी। अक्ष ने देखा उसे आने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो गुस्से में बोला, उसे आने दो। सभी गर्ल्स ने अपने पैर साइड में किए और निधि धीरे धीरे उस रो से बाहर निकल गई और उस रास्ते पर आ गई। ऊपर देखने की तो उसकी हिम्मत नहीं थी। अक्ष ने कहा, कम। निधि को सब लोग देख रहे थे। कुछ लोगों को उस पर गुस्सा आ रहा था तो कुछ लोग उसके लिए परेशान थे। बेला को बहुत डर लग रहा था निधि के लिए। वो उदासी से निधि को स्टेज पर जाते हुए देख रही थी। अक्ष उसके गाउन को देख रहा था कि कहीं ये अटक कर गिर न जाए। निधि सीढ़ियों के पास पहुंची। एक तो सीढ़ी चढ़ी और उसके सामने अक्ष का हाथ आया। वो डर के मारे उसके हाथ को देखने लगी और उसने अपने कांपते हुए हाथ अक्ष के हाथों की तरफ बढ़ा दिए। इतने में सब लोग शोर करने लगे जिससे निधि बेचैन हो गई और डरने लगी। अक्ष से उसकी बेचैनी देखी नहीं गई। वो गुस्से में सबके ऊपर चिल्लाया और बोला, कीप साइलेंस। सब लोग चुप हो गए। निधि ने अपना हाथ अक्ष के हाथों में रख दिया। अक्ष ने उसे एक झटके में अपनी बाहों में खींच लिया और स्टेज के बीचों बीच ले गया। सब लोग हैरानी से उन दोनों को देखने लगे। विराट और बेला बहुत परेशान थे। अक्ष ने निधि की कमर को कसकर पकड़ लिया और उसके झुके हुए चेहरे को देखकर बोला, डिम द लाइट्स। पूरे हॉल की लाइट्स डिम कर दी गई। अब अक्ष ने कसकर अपनी मलिका को अपनी बाहों में थाम लिया था। निधि डर के मारे नीचे देख रही थी। अक्ष ने निधि के चेहरे को पकड़कर ऊपर किया और उन दोनों की सांसें आपस में टकराने लगी। निधि के हाथ अक्ष के सीने पर थे। रोहन और वीर की आंखों में गुस्सा भर आया था। बेला हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। एक रोमांटिक सा म्यूजिक प्ले हुआ। अक्ष ने जोर से निधि की कमर को पकड़ लिया। निधि को दर्द हुआ पर उसने हिम्मत रखी। उसे देखकर अक्ष जुनून से बोला, लुक इनटू माय आईज। निधि ने ना में सर हिला दिया तो अक्ष ने उसकी कमर को और कसकर पकड़ लिया। इस बार निधि ने उसकी आंखों में देखा। उसे गुस्सा, आग और जुनून दिखाई दे रहा था। अक्ष उसकी कमर को दबा रहा था। निधि की करह निकल गई और वो बोली, मिस्टर राजपूत, मुझे दर्द हो रहा है। अक्ष ने कहा, अच्छा, जो मुझे हुआ उसका क्या? इतना कहकर अक्ष ने उसको जकड़कर अपनी बाहों में भर लिया और अपने जुनून से निधि की आंखों में चमकती मोती जैसी आंसुओं को देखने लगा।